हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक क्लब स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया है मिड टर्म के लिए, उसी से रिलेटेड कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमारी जो बुक वन है, बुक का नाम है भारतीय समाज, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये मिड टर्म एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितने भी PDF नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है eklavyastudypoint.com उसको विजिट करके क्लास 12th के फोल्डर में जाकर जो ज्योग्राफी का सेक्शन, सोशियोलॉजी का जो सेक्शन है, उसमें जितने भी चैप्टर वाइज नोट्स होते हैं, जो थ्योरीज आपको चाहिए होती हैं, MCQs होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉ क्वेश्चंस, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारी जो क्लास 12th की जो सोशियोलॉजी है उससे 6 चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म में, तो 6 के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो रखे हैं और इनकी एक प्लेलिस्ट बन रखी है। अब ये जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं चैप्टर वाइज। अगर हम बुक वन से बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो चैप्टर वन है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। चैप्टर जो हमारा टू है वो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। और चैप्टर नंबर थ्री है वो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। नंबरिंग में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसको मत देखना, चैप्टर के जो नाम है उनको देखना। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो। फिर अगर हम बात करते हैं हमारा चैप्टर वन है उसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, डेमोग्राफी किसे कहते हैं। तो टू द पॉइंट हम बात करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी हो रखी है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो चैप्टर्स की वीडियो होती हैं उनको देख सकते हैं। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन कहलाता है, यानी कि जब हम जनसंख्या जो होती है, पॉपुलेशन होती है, उसका एक सिस्टमेटिक वे में उसकी स्टडी करते हैं तो वो जनसांख्यिकी या फिर डेमोग्राफी कहलाती है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको जनांख्यिकीय भी कहा जाता है। यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन से हैं? पहला है डेमोस, दूसरा है ग्राफियन। डेमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफियन का मतलब होता है वर्णन। यानी कि डेमोग्राफी क्या कहलाता है? जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो वो डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित की चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जनसंख्या का जो आकार है उसमें परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार से हो रखा होता है तो उसको समझते हैं। यानी कि अगर जनसंख्या जो है उसका साइज घट रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक होते हैं। अगर जनसंख्या का जो साइज है वो बढ़ रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से कारक होते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास दर होती है, उसके क्या क्या स्वरूप होते हैं, उसका क्या हम कह सकते हैं नेचर होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारक होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और उस जो कोई समाज है उसकी जनसंख्या की संरचना किस प्रकार से हो रखी है, किस प्रकार से उसका गठन हो रखा है। इसका मतलब होता है कि जनसंख्या है किसी समाज में, वहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, वहाँ पर जो बुजुर्ग है, कार्यशील जो अनुपात है, जनसंख्या है, वर्ग है, उसका अनुपात कितना है, तो वो जनसंख्या की संरचना और गठन कहलाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं जनसांख्यिकी के अंदर इनको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जनसांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जनसांख्यिकी होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आकस्मिक जनसांख्यिकी, आकारिक जनसांख्यिकी, और दूसरा होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक में हम जनसंख्या के जो आकार होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि उसमें क्या क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा होती है उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं पर अगर हम सामाजिक जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो जनसंख्या होती है उससे संबंधित जो विभिन्न पक्ष होते हैं, जिसमें सामाजिक पक्ष यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो गरीबी में जी रहे हैं या फिर नहीं जी रहे हैं। ठीक है, उनके जो अधिकार होते हैं समाज में, उनका क्या दर्जा होता है, उसकी बात की जाती है सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से, यानी कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 1000 बच्चों पर ये देखा जाता है कि एक वर्ष की आयु से पहले कितने बच्चे मर गए हैं, कितने बच्चे मृत हुए हैं, तो उनकी जो संख्या होती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 1000 बच्चों में से देखा जाता है कि जो एक वर्ष से पहले मर गए हैं तो वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है भारत जनसांख्यिकीय लाभांश से कैसे लाभान्वित होता है, उसका फ़ायदा किस प्रकार से भारत उठाता है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो जनसंख्या की आयु संरचना होती है वो क्या होती है, पराश्रित अनुपात क्या होता है,
ठीक है। और जो कार्यशील अनुपात होता है वो क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रआश्रित अनुपात, घटता हुआ प्रआश्रित अनुपात होता है। तो उसी से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो अगर हम आयु संरचना की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का जो अनुपात होता है वो आयु संरचना कहलाता है जनसंख्या की। यानी कि कुल जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग जो आयु वर्ग होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं एजेस के, उसमें व्यक्तियों का अनुपात कितना है तो वो आयु संरचना कहलाती है। इसमें हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं, दो अनुपात देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रआश्रित अनुपात, जिसमें दो वर्ग आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 0 से लेकर 14 वर्ष से, यानी कि जो बच्चे हैं वो आते हैं यहाँ पर, और 60 से प्लस जो भी व्यक्ति होते हैं वो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। कार्यशील जो अनुपात होता है उसमें 15 से लेकर हम कह सकते हैं 59 तक के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो इसके अंदर आते हैं जो काम करते हैं। और जो प्रआश्रित अनुपात होता है, प्रआश्रित जो वर्ग होता है वो कार्यशील जो वर्ग होता है उस पर निर्भर करते हैं, जितनी भी उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं उनके लिए। तो जो बढ़ता हुआ प्रआश्रित अनुपात होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो कार्यशील आयु वर्ग वाले जो लोग होते हैं उनका अनुपात जो होता है वो छोटा हो जाता है, उनका साइज छोटा हो जाता है, और जो आश्रित होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। गिरते हुए प्रआश्रित अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्यशील जो वर्ग होता है उसका तो अनुपात ज़्यादा होता है, और काम न करने वाले या फिर हम कह सकते हैं जो प्रआश्रित अनुपात प्रआश्रित जो वर्ग होता है उसका जो साइज होता है वो छोटा रहता है। ठीक है, तो यही बात की जाती है कि कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वाले लोगों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। ठीक है, अब जो गिरता हुआ प्रआश्रित अनुपात होता है इसी को हम कहते हैं, इसी को कहा जाता है कि जो जनसांख्यिकीय लाभांश होता है इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है कि आयु संरचना के परिवर्तन से प्राप्त होने वाला जो फायदा होता है वो इसी का नाम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस चीज़ को समझो कि ये जो स्थिति होती है बहुत कम टाइम के लिए होती है, अल्पकालीन होती है, क्योंकि कार्यशील जो आयु वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो उन लोगों का आकार होता है वो बड़ा होता है। तो आगे चलकर काम ना करने वाले जो बूढ़े लोग होते हैं उनके रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अगर हम इसकी बात करते हैं गिरता हुआ जो प्रआश्रित अनुपात होता है, यहाँ पर जो कार्यशील लोग होते हैं उनका जो साइज होता है, उनकी जो जनसंख्या होती है वो ज़्यादा होती है, और काम न करने वाले या फिर हम कह सकते हैं जो प्रआश्रित अनुपात होता है वो कम होता है। तो आगे चलकर क्या होगा कि जो कार्यशील जो वर्ग है वो आगे जाकर काम न करने वाले वर्ग में बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे साइज बढ़ा है तो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ये जो साइज होगा प्रआश्रित अनुपात का वो बढ़ जाएगा, और पीछे से अगर बच्चों का साइज कम है तो वो आने वाले टाइम में कार्यशील लोगों का कार्यशील जो वर्ग होता है उसका अनुपात कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो लाभ होता है वो अल्पकालीन होता है, कुछ समय के लिए होता है। अब हम बात करते हैं भारत इससे किस प्रकार से लाभ इसका उठा सकता है। तो अगर भारत में कार्यशील जो जनसंख्या है उस ज़्यादा है तो भारत के पास जो लेबर पावर है वो ज़्यादा है, भारत ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाभ उठा सकता है। अगर काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं यानी कि आर्थिक रूप से वो संपन्न है तो वो बाज़ार की तरफ अपना मुख करेंगे, और बाज़ार से क्या करेंगे, जो कंज्यूम करने का काम होता है, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से बाज़ार जो होगा, मार्केट होगा, वो काफ़ी बड़ा होगा। फिर यहाँ पर हमें नए नए जो थॉट्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो है, जो सरकार है वो लाभ जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो कार्यशील वर्ग है उसकी शिक्षा से कोई समझौता ना किया जा सके, और उनका जो स्वास्थ्य है उसको अच्छे से मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति किसी देश में काम करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो देश जो है आर्थिक जो स्थिरता होती है, इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी होती है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो जो जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनको जनसांख्यिकी आंकड़े कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सरकार कोई भी नीति निर्माण करती है या फिर योजना करती है, यानी कि कोई भी पॉलिसी बनाती है या फिर कोई भी प्लान बनाती है, तो उसमें जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े होते हैं उनका महत्व होता है। फिर संसाधन होते हैं, जो जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में समाज से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वो आवश्यक हो जाते हैं, कि समाज में किस वर्ग के पास संसाधनों का अभाव है और किस वर्ग के पास संसाधन जो है सरप्लस मात्रा में है। ठीक है, तो संसाधनों का आवंटन करने में जनसांख्यिकी आंकड़े काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक सेवाएं या फिर हम कह सकते हैं जो एनजीओज वगैरह होते हैं वो किस वर्ग को टारगेट रख के जो समाज की जो सेवाएं होती हैं वो उनको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस आधार पर हो सकता है, जब उनके पास जनसंख्या से संबंधित आंकड़े होते हैं तभी वो सामाजिक सेवा के लिए काम कर सकते हैं। फिर जनसंख्या की वृद्धि और जो प्रवास होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी समाज की, किसी क्षेत्र की, किसी निश्चित
एक इलाके की अगर हमें जनसंख्या की वृद्धि को समझना है, उसमें कितना प्रवास हुआ है, प्रवास की दर को समझना है, जनसंख्या वृद्धि दर को समझना है, तो उसके लिए जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सामाजिक बदलाव, यानी कि समाज में बदलाव आता है, लोगों की जो स्थिति होती है, ठीक, उनकी जो हम कह सकते हैं उनकी जो कंडीशन होती है उसमें किस प्रकार से सुधार आता है, तो वो हमें पता पड़ेगा इसके बाद में। और उनमें किस तरीके से उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने असाक्षर हैं, ठीक है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, तो वो हमें इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है, राज्य की बदलती हुई भूमिका ने किस प्रकार समाजशास्त्र के विकास को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे राज्य की जो भूमिका थी वो बदलती गई और जो सोशियोलॉजी था एज अ डिसिप्लिन सामने आता गया है, तो हमें वही बताना है किस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हुआ है राज्य की बदलती हुई भूमिका में। तो जनसांख्यिकी के कारण ही समाजशास्त्र का उद्भव एक अलग अकादमिक विषय के रूप में हुआ है, यानी कि जैसे जैसे हमने समाज में जनसंख्या के अध्ययन को और मजबूत किया, जनसंख्या के अध्ययन में रुचि दिखाई, तो वहाँ से क्या हुआ कि जो समाजशास्त्र है उसका जो उद्भव एक अलग विषय के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि जब 18वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, तो यूरोप में दो अलग अलग प्रक्रियाएं घटित हुई थी, यानी कि दो घटनाएं सामने आई थी। पहली तो ये थी कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो रही थी, यानी कि हम कह सकते हैं सरकार जो था वो अस्तित्व में आ रही थी, सरकार का अस्तित्व जो था वो सामने आ रहा था। और दूसरी जो घटना थी कि आधुनिक जो विज्ञान था उसमें जो जनसांख्यिकी थी, सांख्यिकी की शुरुआत होने वाली थी, यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो आधुनिक हम कह सकते हैं तकनीकी थी उनका विकास शुरू हो चुका था। तो इसी की वजह से अब क्या हुआ कि ये आगे चलकर ये जो आधुनिक किस्म के जो राज्य थे, यानी कि जो सरकार थी, उसने अपनी भूमिका और कार्य का विस्तार किया, यानी कि उनकी जो भूमिका थी, उनके जो कार्य थे वो विस्तृत होने लगे थे। अब जो सरकार थी वो स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने लगी थी, पुलिस और जो कानूनी व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर था, उसमें कुछ सुधार करने लगी थी, और इसी के साथ में उद्योग से, कृषि से संबंधित जितनी भी आर्थिक नीतियाँ थी उनमें सुधार करने का काम किया जाने लगा। इसी के साथ में उत्पादन और जो रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का काम था उसमें भी सुधार किया जाने लगा। और साथ में जो शासन व्यवस्था थी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सिस्टम था, उसमें जो सरकार थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगी थी, यानी कि सरकार की जो भूमिका थी वो बदल चुकी थी। तो इसी की वजह से, इसी कारण राज्य ने समाज से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और समाज का अध्ययन शुरू हो गया था यहाँ पर एक व्यवस्थित रूप में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक है उसका क्या नाम होता है। तो अल्ट्रासाउंड, जिसको सोनोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी वजह से भी जो बच्चा भ्रूण में होता है तो उसकी जो लिंग होता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद में एनआईपीटी यानी कि नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग के माध्यम से भी ये चेक किया जा सकता है, और कोरियोनिक विलियस सैंपलिंग के माध्यम से, यानी कि जिसको CVS के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से भी बच्चे का जो लिंग होता है उसका निर्धारण, उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, उसका पता किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह राष्ट्रीय आपातकाल के समय परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल क्यों रहा, यानी कि जो फैमिली हम प्लानिंग जो प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, तो वो असफल क्यों हो गया था इमरजेंसी के टाइम पर। तो भारत पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जो जनसंख्या नीति थी उसकी घोषणा की थी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या नीति के बारे में, तो उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, उसी के अंदर उसको लागू किया गया था। तो जो इमरजेंसी लगी थी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उससे क्या हुआ, परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम था वो असफल हो गया था, उसको गहरा धक्का लगा था। अब ये क्यों लगा था, हाँ एक बार उसको समझते हैं। तो आपातकाल में क्या हुआ था, जोर जबरदस्ती यानी कि फोर्स के माध्यम से जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी उसको कंट्रोल करने का काम किया गया, उसको नियंत्रित करने का काम किया गया। तो इसका जनता जो थी उसने विरोध किया और अगली सरकार ने इसको वापस लेने का काम कर दिया, यानी कि जनता ने इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया कि उनकी जो जबरदस्ती नसबंदी करी जा रही थी, नलिकाबंदी करी जा रही थी, तो उसकी वजह से सरकार का विरोध हुआ और जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो आने वाले इलेक्शन में हार गई थी और वहाँ से दूसरी सरकार आई थी और उसने जो ये कानून था, ठीक है, जो जोर जबरदस्ती की जाती थी लोगों के साथ में, उसको वापस ले लिया था। अब हम बात करते हैं जो आपातकाल था उसमें वंदेकरण के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम किया जाता था, यानी कि कुछ ऐसी जो तकनीकी थी जिसके माध्यम से जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी उसको कंट्रोल किया जाता था। इसमें अगर पुरुषों के मामले में बात की जाती थी तो वो नसबंदी करते थे, या ठीक है, यानी कि पुरुषों में इसको नसबंदी कहा जाता था और स्त्रियों के लिए जो नियंत्रित करने का काम करते थे उसको नलिकाबंदी के कहा जाता था। तो इसके माध्यम से जनसंख्या थी उसको कंट्रोल करने का काम आपातकाल के दौरान किया जाता था।
फिर हम बात करते हैं प्रतिस्थापन स्तर से क्या तात्पर्य है। प्रतिस्थापन एक ऐसी अवस्था है जिसमें जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो इसी को प्रतिस्थापन स्तर के नाम से, प्रतिस्थापन दर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं मेल फीमेल का जो रेशियो होता है जिसको सेक्स रेशियो के नाम से जाना जाता है वो क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की जो संख्या होती है वो लिंग अनुपात या फिर हम कह सकते हैं स्त्री पुरुष अनुपात कहलाती है। फिर हम बात करते हैं भारत में जनगणना के इतिहास पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो इंडिया है उसमें जो सेंसस होते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड उसकी क्या हिस्ट्री है, किस प्रकार से उसकी शुरुआत होती है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। भारत में जो जनगणना का जो भी काम था वो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था और 1867 और 1872 यानी कि 1867 और 1872 के बीच में अंग्रेजों ने जनगणना का जो काम था वो उसका प्रयास शुरू किया था। और भारत में 1881 से हर 10 वर्ष के बाद में जो नियमित जनगणना थी उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भी ये जो 10 वर्षीय जनगणना की जो प्रणाली थी, यानी कि हर 10 वर्ष के बाद में भारत अपनी जनसंख्या की गणना करेगा, तो ये जो प्रणाली थी उसको अपनाए रखा था। और अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1951 से लेकर 2011 तक कुल 7 बार जनगणना की जा चुकी है। ठीक है, तो ये इसका इतिहास था। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मॉल्थस द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से जो तरीके थे वो बताए गए थे। तो जो मॉल्थस थे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था और इसमें उन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो किस तरीके से संसाधनों का उसमें कमी लेकर आती है और जनसंख्या को नियंत्रित करने के कितने तरीके होते हैं। तो 2 तरीके उन्होंने बताए थे। सबसे पहला तरीका था वो था कृत्रिम निरोध, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर जो व्यक्ति होते हैं बड़ी उम्र में विवाह करते हैं तो जो बच्चे पैदा करने में समस्या होगी तो उसकी वजह से भी जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। यौन संयम यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ब्रह्मचर्य थी उसका पालन करके भी जो जनसंख्या होती है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा तरीका बताया था उन्होंने वो था प्राकृतिक निरोध। ये जो तरीका था वो प्रकृति के द्वारा अपनाया जाता और प्रकृति किसी न किसी रूप में आकर किसी न किसी प्रलय के द्वारा जो जनसंख्या होती है उसको संतुलित करने का काम करती है। तो इसमें अकाल बीमारियों के माध्यम से जो जनसंख्या होती है वो नियंत्रित होती है। तो उन्होंने बताया था कि जो प्राकृतिक निरोध होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं, क्योंकि वही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में जो संतुलन बनाने का काम होता है वो करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे खाद्य आपूर्ति होती है और कम होती जाती है और जनसंख्या होती है वो बढ़ती जाती है, तो जो प्रकृति होती है वो कुछ प्रलय लेकर आती है, कुछ डिजास्टर लेकर आती है, इसकी वजह से भी ये जो असंतुलन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जो 2 तरीके थे वो उन्होंने बताए थे जनसंख्या नियंत्रण को करने के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है भारत में कृषि आधारित जो जीवन शैली है उसका महत्व क्यों घट रहा है, क्यों कम हो रहा है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। तो कृषि आधारित जो ग्रामीण जीवन शैली है उसका आर्थिक और जो सामाजिक महत्व है वो कम हो रहा है, वो घट रहा है। तो शहर जो है ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उसको चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं गांव में जो है अवसर की हमें कमी देखने को मिलती है, अवसरों का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहर में जो व्यक्ति होता है उसके पास अपार अवसर होते हैं, वो वहाँ पर जाकर कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर अवसरों की जो हम कह सकते हैं भरमार हमें देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो उद्योग आधारित जो नगरीय जीवन शैली है उसका महत्व जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो पहले कृषि थी वो देश में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान देती थी जीडीपी में, लेकिन आज के टाइम पर उसका जो योगदान है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो उसका जो महत्व है वो घट गया है। गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो गांव में काम नहीं करना चाहते हैं, गांव में तो रहना चाहते हैं लेकिन गांव में काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग खेती से अलग जो व्यवसाय होते हैं उनको अपनाते हैं, यानी कि जो खेती से अलग जो काम धंधे होते हैं उनको अपनाने का काम करते हैं, जिसमें वो आसपास का जो शहर होता है, कस्बा होता है, उसमें जाकर कोई दुकान रख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टोर्स वगैरह कपड़े की दुकान वो खोल लेते हैं, तो ये भी अपनाते हैं ये लोग। ठीक है, गांव में जो साझी संपत्ति होती है यानी कि जो कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज होते हैं, उस जो संसाधन होते हैं उसमें कमी आती जा रही है, जैसे कुएं, तालाब और जो चारागाह की जो भूमि होती है उसमें कमी आती जा रही है। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो संसाधनों की तलाश में गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरों में जो लोग होते हैं वो गुलामी की ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि शहरों में जो पड़ोसी होता है हमें उसका नाम नहीं पता होता है। ठीक है, तो
तो गुमनामी की जो ज़िंदगी अगर किसी को जीनी है तो वो शहरों की तरफ पलायन करता है। अगर ये नगरीय जीवन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जितने भी अपरिचित लोग होते हैं उससे हमारा संपर्क होता है, क्योंकि शहरों में जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग स्थान से आते हैं। कोई तमिलनाडु से आता है, कोई उधर मणिपुर से आता है, कोई जम्मू कश्मीर से आता है, कोई कर्नाटक से आता है, कोई गोवा से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी अपरिचित लोग होते हैं उनसे हमारा संपर्क होता रहता है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग होते हैं, जो समाज में काफ़ी ज़्यादा पीड़ित समूह होते हैं, शोषित समूह होते हैं, तो वो गांव से शोषण को छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं और काम धंधे की तलाश में ये लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो ये अपमानजनक जो स्थिति होती है उससे बचने के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं मॉल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मॉल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में, तो मॉल्थस का जो सिद्धांत था, उन्होंने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में इसको बताया था। और ये जो सिद्धांत था वो एक निराशावादी सिद्धांत था, एक नेगेटिव प्रिंसिपल था, जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, उसको हम जानेंगे। उन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या है उसका विस्तार 2 गुनी स्पीड से हो रहा है, यानी कि 2 से 4 हो रही है, 4 से 6 हो रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो उत्पादन जो है उसमें वृद्धि जो हो रही है वो बहुत कम गति से हो रही है। यानी कि अगर 2 लोग हैं, 2 से 4 हो रही हैं, 4 से 8 हो रही हैं, 8 से 16 हो रही हैं, 16 से 32 हो रही हैं, 32 से 64 हो रही हैं। लेकिन जो अनाज है वो हम 2 किलो उत्पादित कर रहे हैं 2 लोगों के लिए, फिर 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है। ठीक है, 8 से 10 हो रहा है। तो जो कृषि में उत्पादन की जो वृद्धि है वो कम है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ज़्यादा है। जनसंख्या में जो विस्तार है वो काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। तो ये बात इन्होंने कही थी। इनके अनुसार ये बात की जाती है कि मनुष्य की जो जनसंख्या है मनुष्य के भरण पोषण के साधन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जो मनुष्य की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो हमारी जो कृषि उत्पादन की क्षमता है उससे ज़्यादा है। तो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दंडित किया जाता है सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए। यानी कि जो भी हमें आसपास गरीबी देखने को मिलती है वो एक प्राकृतिक है, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी जो कृषि की जो उत्पादन की जो क्षमता है वो कम है। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दंडित किया जाता है कि वो हमेशा गरीबी की हालत में जिए। तो कृषि उत्पादन की जो वृद्धि होती है हमेशा ही जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उससे पीछे रहती है, और इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित किया जाए, उसको कंट्रोल में करने का काम किया जाए। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण घटाने की एक जो सीमित क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो चाहकर भी अपनी जो जनसंख्या होती है उसको कम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में मॉल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से की गई थी, हमें ये बात करनी है। यानी कि अब हमें क्रिटिसिज्म को पढ़ना है कि किस तरीके से उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, एक जो निराशावादी सिद्धांत दिया था उसका विरोध हुआ था। तो इस सिद्धांत का जो खंडन था यूरोपीय देशों के जो ऐतिहासिक अनुभव थे उसके आधार पर किया गया था। और कुछ लोग सामने आकर ये कहते हैं कि आर्थिक जो समृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। यानी कि जो व्यक्ति हैं उनका आर्थिक विकास ज़्यादा हो सकता है और जनसंख्या की वृद्धि जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो यूरोप जो देश थे, जितना भी यूरोप की जो कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री थी, उनमें ये चीज़ें देखी गई थी कि पहले उनके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, लेकिन टाइम के साथ में वहाँ पर जो क्रांतियाँ थी वो आई और वहाँ पर आर्थिक विकास था वो बढ़ने लगा, लोगों में जागरूकता फैली और वहाँ से जो जनसंख्या वृद्धि थी वो कम हो गई और आर्थिक विकास ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास में परिवर्तन होना शुरू हो गया था और जो जन्म दर थी वो घट गई थी, क्योंकि महामारियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। ठीक है, और जो चिकित्सा की जो सुविधाएं थी वो भी विकसित होने लगी थी, तो इसकी वजह से भी क्या था, जो जन्म दर थी वो घटने लगी थी और मृत्यु दर भी कंट्रोल में आ गई थी। ठीक है, तो ये बात कही गई थी। और जो जितने भी और लोग थे उन्होंने जो मॉल्थस था उसकी जो भविष्यवाणियाँ थी वो झूठी साबित कर दी थी और ये कहा था कि जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी जो खाद्य उत्पादन क्षमता है और जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे सुधरने लगा था। तो ये बात उनके जितने भी आलोचक थे उनके द्वारा कही गई थी। आलोचक थे वो ये भी कहते थे कि गरीबी और जो भुखमरी जैसी जो समस्याएं हैं वो प्राकृतिक नहीं है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से नहीं है। वो किसकी वजह से है कि जो भी आर्थिक संसाधन है, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका असमान वितरण हो रखा है, इसी की वजह से ये जो हम भुखमरी, गरीबी, ठीक है, जो भी हमें देखने को मिलती है वो इसकी वजह से आती है। वो ये कहते हैं, जो आलोचक होते हैं वो ये कहते हैं कि एक अन्यायपूर्ण सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी वजह से जो भी समाज में हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं वो उत्पन्न होती हैं। और ये बात कही जाती है कि कुछ जो लोग हैं वो
यानी कि जो कम लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, और जो जो ज़्यादा लोग हैं उनके पास कम पैसा है। तो थोड़े से लोग धनवान लोग हैं जो बिलास की ज़िंदगी जीते हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं, लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो गरीबी की हालत में जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात उनके आलोचकों के द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को विस्तार से समझाएं। ठीक है, तो जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो जनसंख्या होती है गांव में रहती है तो वो अशिक्षित होती है। ठीक है, जो जैसे ही जो समाज होता है वो गांव में रहता है, खेतिहर होता है, अशिक्षित होता है, जैसे ही वो नगरीय, औद्योगिक और साक्षर में परिवर्तित होता है, तो जो गांव में हमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की जो स्थिति देखने को मिलती थी, वो अब वहाँ पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये इनका सिद्धांत था, वो ये हमें बताते हैं कि जो समाज शुरुआत में ग्रामीण होता है, खेतिहर होता है, अशिक्षित होता है, जैसे उसमें परिवर्तन आता है वो नगरीय हो जाता है, औद्योगिक हो जाता है, साक्षर हो जाता है। उसमें हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित समाज था वहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और वहाँ पर जो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में ये परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आता है इसी को जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है, उसी को इसी नाम से जाना जाता है। अभी ये जो परिवर्तन आते हैं ये कुछ स्टेजेस में आते हैं, कुछ इसमें हमें अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अब ये जो अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाओं में आती हैं। इसमें सबसे पहले अवस्था जो एक होती है उसमें उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्युता आती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन होती है वो इसी अवस्था में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो प्रजननशीलता है वो ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महामारी है, भोजन का अभाव हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धीमी है, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। वहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैली हुई हैं। जो लोग हैं वो खेती के कार्यों में लगे होते हैं, जीवन प्रत्याशा वो कम होती है। जो अधिकांश लोग होते हैं अशिक्षित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होती है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अवस्था सेकंड आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अवस्था सेकंड होती है उसमें प्रजननशीलता जो होती है ऊंची बनी रहती है, लेकिन यानी कि जो जन्म दर होता है वो ऊंचा रहता है, लेकिन टाइम के साथ में ये घट जाता है, इसमें कमी आ जाती है। ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ में आती है। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो सुधार होते हैं वो धीरे धीरे आने लगते हैं, और मृत्यु दर पर कंट्रोल करने का काम किया जाता है। अब जो हमारा थर्ड स्टेज है उसमें क्या होता है, प्रजननशीलता और मृत्यु दर जो होता है दोनों घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर रहती है या फिर काफ़ी मंद गति से बढ़ती है, यानी कि उसमें जो वृद्धि होती है वो बहुत स्लो स्पीड से होती है। ठीक है, बहुत कम गति से होती है। जनसंख्या जो है नगरीय और शिक्षित हो जाती है। तकनीकी ज्ञान यहाँ पर होता है। विचार पूर्वक जो परिवार नियोजन होता है वो किया जाता है। यानी कि अगर हम अवस्था एक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है, महामारी है, भोजन का अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा खेती के कार्यों में लगे हैं, लोग जो हैं अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी कम है। फिर सेकेंड अवस्था आती है। इसमें क्या होता है, जो जन्म दर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन टाइम के साथ में इसमें कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य संबंधी सुधार होते हैं वो आने लगते हैं और मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पर जन्म दर और जो मृत्यु दर थी वो घट जाती हैं। जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है, ना ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा कम होती है। जो जनसंख्या की है वो नगरीय हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, तो वहाँ पर उनके अंदर जो परिवार नियोजन की जो भावना होती है वो जागृत होती है, और विचार पूर्वक परिवार को नियंत्रित करने का काम किया जाता है इनके माध्यम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, यानी कि मेन रीज़न कौन से थे जब 1921 के बाद में जो जनसंख्या थी उसकी मृत्यु दर कम होने लगी थी। तो हमने 1921 से पहले की बात की थी, जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा महामारी आई थी भारत के अंदर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जो था वो मौत के मुंह में चला गया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो परिवर्तन आए थे और वहाँ से जो मृत्यु दर थी उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो उसके पीछे क्या था कि जो अकाल और जो महामारियाँ थी उस पर नियंत्रण कंट्रोल किया जा चुका था, कि जो बीमारियाँ थी, ठीक है, भुखमरी वगैरह की जो भी चल रही थी उस पर नियंत्रण किया जा चुका था। स्वास्थ्य जो सुविधाएं थी, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था।
जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे, अलग अलग जो महामारियां थी उनसे संबंधित जो उनकी वैक्सीन थी वो लोगों में लगाई जाने लगी थी। और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अभियान चलाए गए थे, यानी कि लोगों को जो क्लीनिनेस थी उससे संबंधित जो भी कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम थे वो चलाए जाने लगे, और लोगों के अंदर जो जागरूकता थी वो बढ़ाई जाने लगी थी। इसकी वजह से जो मृत्यु दर थी उसमें गिरावट आने लगी थी। भारत में लिंगानुपात में गिरावट आने के प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं भारत में जो सेक्स रेशियो है उसमें कमी आ रही है उसके लिए। तो स्त्री पुरुष अनुपात जो होता है लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, यानी कि महिला और पुरुष का कितना अनुपात है, लैंगिक संतुलन को दर्शाने का काम स्त्री पुरुष अनुपात के माध्यम से किया जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में जो लिंगानुपात था वो 972 था, उसके बाद में जो था वो 331 हो चुका था। ठीक है, यानी कि इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो इसके पीछे कौन कौन से कारक थे, कौन कौन से कारण थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्त्रियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी कि जो बीमारियां हैं स्त्रियों में ज़्यादा फैलती हैं, तो जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उसमें कमजोरी वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिंगानुपात में ऑटोमेटिकली हमें गिरावट देखने को मिलती है। बच्चियों के प्रति, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो लड़के होते हैं उनको समाज में वरीयता दी जाती है और उनकी उपेक्षा की जाती है। यानी कि शैशवावस्था, यानी कि जब बच्चे इन्फेंट होते हैं तो जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो देखभाल होती है वो अच्छे से नहीं की जाती है, तो इनकी घोर अपेक्षा की जाती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लिंग विशेष, यानी कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका गर्भ में ही उनको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी भारत में जो लिंगानुपात है वो हमें कम देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो बालिका शिशु होती हैं उनकी हत्या की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से भारत में जो लिंगानुपात है उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो आपातकाल के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम को समझाएं। तो आपातकाल के बाद में किस तरीके से जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो आगे उसका काम चला था। हमने अभी जाना था कि आपातकाल के दौरान में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, ठीक है, परिवार नियोजन का पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था वो उसको किस तरीके से वो असफल हो गया था। अब हम बात करते हैं इसके बाद में क्या हुआ था। तो आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा, और जो बंधकरण किया जा रहा था, यानी कि जबरदस्ती नसबंदी वगैरह की जा रही थी, तो उस पर ये जो तरीके थे उनको सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया था, यानी कि उसको हटा दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए गए थे, जिसके माध्यम से जनसंख्या या फिर जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाया गया था। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, यानी कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, उसमें नए लक्ष्यों के साथ में इसको निगमित कर लिया, यानी कि उसके अंदर डाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो चैप्टर होता है फर्स्ट वो होता है खत्म। अब हम बात करते हैं चैप्टर जो सेकंड है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जाति क्या है, यानी कि व्हाट इज कास्ट। तो जाति एक ऐसा शब्द होता है जो हमें किसी भी चीज के प्रकार या फिर उसकी जो वंश होती है, उसकी जो किस्म होती है, उसके बारे में ज्ञान देता है, उसके बारे में बोध करवाता है। ठीक है, इसमें अचेतन वस्तु होती है, यानी कि जो अनकॉन्शियस चीज होती है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, उसकी एक जाति होती है। पेड़ पौधों की जो जाति होती है वो हमें इसका ज्ञान करवाता है। जीव जंतु मनुष्य, इन सभी की जो जातियां होती है उनके बारे में बताता है कि ये जो चीज़ें किस प्रकार की हैं, उनका वंश क्या है, उसकी किस्म क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ों का हमें ज्ञान करवाता है। तो ये जाति कहलाती है। अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो जाति का प्रयोग जो है एक जातिगत जो संस्था है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ही इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि जाति को आज के टाइम पे जैसे हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं, उसी टाइम में भारतीय जो भाषाएं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो जाति शब्द है वो एक पुर्तगाली शब्द कास्टा से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि जो कास्टा है उसी से जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जो कास्ट है उसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल। ठीक है, और जो कास्ट है उसी से कास्ट बना है, कास्ट का मतलब होता है नस्ल। ठीक है, तो इस तरीके से जो जाति शब्द है उसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जाति क्या है, यानी कि इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जाति जो कास्ट है वो क्या है। तो जाति जो है एक बहुत प्राचीन संस्था है, यानी कि एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी लंबे टाइम से भारतीय समाज में विद्यमान है और भारत में काम कर रही है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास से लेकर आज के टाइम पर भी हमें जो जाति है वो देखने को मिलती है, जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती है, और आज के टाइम पर भी हमें ये देखने को मिलता है। ये हमारे अतीत का ही नहीं बल्कि आज का भी एक अभिन्न अंग है।
और ये जो हिंदू समाज है उसकी एक संस्थात्मक विशेषता है, यानी कि हिंदू समाज का जो निर्माण हो रखा है वो इसी आधार पर हो रखा है। ठीक है, तो ये एक संस्थात्मक विशेषता के रूप में मानी जाती है। इसका जो प्रचलन है वो अन्य जो धार्मिक समुदाय हैं जिसमें मुसलमान आते हैं, ईसाई, सिख, इनमें भी जातियां जो हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है भारत में जातिगत व्यवस्था के स्वरूप को समझाओ। तो भारत में जो जातिगत व्यवस्था है उसके दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो पहला स्वरूप आता है वो आता है वर्ण व्यवस्था का, और जो दूसरा स्वरूप है वो है जातिगत व्यवस्था का। यानी कि वर्ण व्यवस्था सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, और वर्ण व्यवस्था का जब रूप बिगड़ने लगा था उसमें कुछ गलतियां होने लगी थी। ठीक है, तो वही आगे चलकर जाति व्यवस्था के रूप में उसका स्थान ले लेती है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि जो भारतीय समाज है उसको वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें 4 वर्ण थे, उनको हम आगे बात करेंगे। और जो जाति व्यवस्था क्या थी कि वर्ण व्यवस्था का एक बिगड़ा हुआ रूप जाति व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था में जब कुछ परिवर्तन आने लगे थे, कुछ चेंजेस आने लगे थे, और उसी में आगे चलकर वही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति व्यवस्था के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो 3000 साल पुरानी एक व्यवस्था है। 3000 साल पुरानी एक व्यवस्था मानी जाती है जो भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज था उसमें विद्यमान थी। तो समाज जो था उसको 4 जो श्रेणी थी, कैटेगरी थी, उसमें विभाजित कर रखा था, तो उसी को वर्ण कहा जाता था। अब इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण था उसका काम था कि जो पूजा पाठ अध्यापन का जो काम होता है वो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था। समाज की रक्षा करने का काम, शासन नियंत्रित करने का काम एक राजा या फिर क्षत्रिय के माध्यम से किया जाता था। समाज में व्यापार करने का जो काम था वो वैश्य करता था, और समाज में सेवा करने का काम या फिर जो कृषि करने का जो काम था वो शूद्र करता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम करती थी। अभी हम समझेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो प्रबल जाति क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। तो प्रबल जाति, अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, मतलब ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत में जो जमींदारी सिस्टम था वो था, यहाँ पर जमींदारी जो व्यवस्था थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सरकार ने जो भूमि सुधार जो प्रोग्राम थे, कुछ कानून थे, उनको लागू किया, और जो जमींदार थे उनसे भूमि को छीन लिया था, और वो भूमि किसको दी थी, जो उस पर काम कर रहा था। ठीक है, तो वो चलकर आगे चलकर वो प्रबल जाति बन जाती हैं। तो अभी हम इसको इस तरीके से समझते हैं, ऐसी जातियां जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती थी और जिन्हें स्वतंत्रता के बाद किए गए भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार दिए गए थे। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भूमि सुधार जब हुए थे तो ये जो भूमि के अधिकार थे वो इन लोगों को दे दिए गए थे, और इनकी जो जनसंख्या थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो इसी की वजह से वो आगे चलकर राजनीति में काम करते हैं, और वहाँ से ये प्रबल जाति का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो भूमि सुधारों ने पहले के जो दावेदार थे वो अधिकार छीन लिए थे। तो पहले के दावेदार कौन थे, जैसे हम बात करते हैं जो जमींदार थे, जो गांव में ना रहकर बाहर रहते थे, शहरों में रहते थे। ठीक है, तो जो गांव में ज़मीन होती थी वो एक जमींदार की होती थी, एक व्यक्ति की होती थी, और वहाँ पर जो गांव के लोग थे वो किराए के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, और जो जमींदार था उसको किराए के रूप में कुछ जो टैक्स था, जो कर था, वो उसको देते थे। तो अब ये जो भूमि अधिकार थे अगले स्तर के जो दावेदार थे उनको मिल गए थे। अगले स्तर के जो दावेदार थे वो कौन थे, जो भूमि पर वास्तव में काम करते थे। जब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए तो वो फिर उन्होंने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। यानी कि उनके पास जब भूमि आ गई थी तो उससे उनके पास पैसा आ गया। पैसे से क्या हुआ, अब उनके पास जो जनसंख्या थी उनकी काफ़ी बड़ी थी, तो उन्होंने जो चुनावी लोकतंत्र था उसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त किया था। ठीक है, यानी कि पैसे कैसे कैसे उनका काम हुआ था। सबसे पहले उनको भूमि के अधिकार मिले, भूमि के अधिकार मिलने से उनके पास आर्थिक शक्ति आ गई थी, और उनकी जनसंख्या ज़्यादा बड़ी थी तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और उनके पास राजनीतिक शक्ति आ गई थी। ठीक है, तो यही प्रबल जाति कहलाती हैं। यह मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगी थी। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी में राजपूतों की बात करते हैं, अगर हम यादवों की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, ये प्रबल जातियों का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण और जाति में क्या अंतर होता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो प्रारंभिक वैदिक काल में आरंभ होती है। ये जो है जन्म से निर्धारित नहीं होती है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था होती है वो हमारे काम पर निर्भर करती है, यानी कि हम काम किस प्रकार का करते हैं। ठीक है, विस्तृत या बहुत कठोर नहीं होती है। इसमें जो स्थान परिवर्तन होता है, यानी कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आप ब्राह्मण बन सकते हो, अगर आप ब्राह्मण हो तो आप वैश्य बन सकते हो, वैश्य हो तो शूद्र बन सकते हो, शूद्र हो तो ब्राह्मण बन सकते हो। तो क्या है, इसमें स्थान परिवर्तन जो है वो सामान्य है। और इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग जो थे वो उन्होंने अपना जो वर्ण था उसमें परिवर्तन किया था। फिर अगर हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था सामने आई थी, यानी कि जो
वैदिक काल है उसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी और आगे चलकर वही रूप बिगड़ गया था। उत्तर वैदिक काल में लोगों के अंदर लालच आने लगा था, लालसा बढ़ने लगी थी, तो वहाँ पर जाति व्यवस्था आने लगी थी। ये जो थी जन्म से निर्धारित होने लगी थी, यानी कि कहा जाता था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा, ठीक है, और एक जो धोबी है उसका बेटा धोबी बनेगा। तो ये जो चीज़ें थी जन्म से निर्धारित होने लगी थी, माता पिता की जाति में ही जन्म होता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राजा के घर में पैदा हुआ है, कोई अगर क्षत्रिय है, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है, तो उसकी जो जाति होगी वो क्षत्रिय रहेगी, ठीक है। कोई अगर धोबी के घर में पैदा हुआ है तो वो धोबी ही रहेगा, ठीक है। तो माता पिता की जाति में ही जन्म होता है। ये जो जाति है वो चुनाव का विषय नहीं है। जैसे वर्ण व्यवस्था थी उसमें हम परिवर्तन कर सकते थे कि अगर हम क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण बन सकते थे, ब्राह्मण है तो शूद्र बन सकते थे, शूद्र हैं तो क्षत्रिय बन सकते थे, वैश्य बन सकते थे। तो यहाँ पर हमें चुनाव की इजाज़त नहीं होती है, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है और हम इसको बदल नहीं सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो विवाह होता है उसमें समूह के सदस्यों के अंदर ही होता है, यानी कि जातिगत जो विवाह प्रणाली होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जाति व्यवस्था के अंदर। आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्लियर हुए हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिवेशवाद ने भारत में जाति व्यवस्था को किस प्रकार मजबूत किया है। यानी कि उपनिवेशवादी जो सिस्टम आया था भारत के अंदर, जिसमें जो भारत था वो अंग्रेजों का एक गुलाम था, वहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहता था भारत के अंदर में, तो वहाँ पर जो जाति व्यवस्था थी वो किस तरीके से मजबूत हुई थी, तो वो हमें बात करना है। बेसिकली बात क्या करनी है कि जाति व्यवस्था को मजबूत करने में अंग्रेजों का कितना हाथ था, जिसकी वजह से उन्होंने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई थी और इसी की वजह से उन्होंने उनकी जो राजनीतिक स्थिरता थी वो भारत में टिकी रही थी। तो जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत में जो तीव्र गति से परिवर्तन हुए थे उनके द्वारा समझा जा सकता है। स्वतंत्र भारत में किस तरीके से जो जाति व्यवस्था थी वो मजबूत हुई थी, जैसे कि जो भूमि सुधार हुए थे उनकी वजह से कुछ जातियों को जो भूमि अधिकार थे वो दिए गए थे, तो वहाँ से भी जातियों के बीच में एक जो गहरी खाई थी वो बनने लगी थी। लेकिन हमें बात करनी है औपनिवेशिक काल के बारे में, तो जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें औपनिवेशिक काल का माना जाता है, ठीक है। उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा आकार प्रदान किया है। जाति का वर्तमान स्वरूप प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की अधिक देन है। यानी कि जो जाति व्यवस्था आज के टाइम पर हमें भारत में देखने को मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो औपनिवेशिक व्यवस्था का है, ना कि प्राचीन भारतीय समाज का है। जो ब्रिटिश प्रशासक थे वो देश पर कुशलतापूर्वक शासन करना चाहते थे, यानी कि अच्छे से शासन चलाना चाहते थे, लंबे टाइम तक टिकना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, समाज में जो जातिगत जो व्यवस्थाएं थी उनकी जो जटिलताएं थी उनको समझने का प्रयास शुरू कर दिया था और इसी के साथ में वो अच्छे से शासन करना चाहते थे। तो अच्छे से शासन करने के लिए उन्होंने समाज, जो भारतीय समाज था उसकी जो सामाजिक संरचना थी उसको समझना शुरू कर दिया और इसको समझने के लिए जातिगत जो जनगणना थी उसका काम शुरू हो गया था। तो उन्होंने, जो लोग अंग्रेज थे, उन्होंने भारत में जनगणना की शुरुआत की थी और वहाँ से इन्होंने ये काम किया था कि भारत में कौन कौन सी जाति का जो हिस्सा है वो कितना है, समाज में किस जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है, किस जाति के जो लोग हैं वो कम है। तो जनगणना का जो पहला प्रयास था वो अभी हम बात करके आए हैं 1860 के दशक में शुरू किया गया था और जो नियमित जनगणना थी यानी कि हर 10 वर्ष बाद जो जनगणना हुई थी उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1881 से की थी उन्होंने, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये वाली 1901 की जनगणना, जिसमें जो हर्बर्ट रिजले थे उन्होंने काम किया था और इसमें उन्होंने जाति का जो सामाजिक अधिक्रम था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी, ठीक है। जो जानकारी इकट्ठा करने का जो काम था, जाति की जो सामाजिक अधिक्रम था वो किसने किया था, हर्बर्ट रिजले ने किया था 1901 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उन्होंने ये काम किया था किस क्षेत्र में किस जाति को अन्य जाति की तुलना में सामाजिक दृष्टि में कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम हर्बर्ट रिजले ने किया था। और श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की जो स्थिति थी वो निर्धारित कर दी गई थी। यानी कि अब जो उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी उन्होंने ये काम कर दिया गया था कि समाज में कौन सी जाति को ऊंचा दर्जा प्राप्त है और कौन सी जाति को निचला दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो निर्धारित करने का काम था वो अंग्रेजों के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, एकल वह संयुक्त परिवार में क्या अंतर होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली और जो जॉइंट फैमिली हमें देखने को मिलती है उसमें क्या अंतर होता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम संरचना की बात करते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है दोनों परिवारों में कैसा होता है। एकल परिवार जो होता है उसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सदस्य संख्या होती है वो कम होती है, 4-5 मैक्सिमम होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं यहाँ पर माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, अन्य जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और कहने का मतलब यहाँ यही है कि संयुक्त परिवार में जो सदस्य संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर। अगर हम निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो एकल परिवार में न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता के पास होता है और बच्चों को
कम स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, स्वतंत्र और तेज निर्णय लेने के लिए इनको जाना जा सकता है। पूरे के पूरे जो अथॉरिटी होती है वो माता पिता पेरेंट्स के पास में होती है। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो परिवार के बुजुर्ग और जो अन्य सदस्य होते हैं उनका योगदान होता है। निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो सामूहिक होती है, यानी कि सभी लोग जो होते हैं सामूहिक रूप से कोई भी जो निर्णय होता है परिवार के लिए वो लेते हैं। फिर अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो आर्थिक जो जिम्मेदारी होती है केवल माता पिता पर होती है। सीमित खर्च और आय के स्रोत यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो जो परिवार की आय होती है, खर्च होते हैं, वो साझा किए जाते हैं, यानी कि शेयर किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा अधिक रहती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का उसके पास पैसे नहीं है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो अर्न कर रहा है, कमा रहा है, तो वो उसके सहारे कुछ टाइम तक काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आर्थिक जो सुरक्षा होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। परिवार में जो भी खर्चा होता है, आय होती है, उसको साझा किया जाता है, उसको शेयर एक दूसरे के साथ में किया जाता है। फिर समर्थन और सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सदस्यों के बीच में व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है वो अधिक होती है। संकट के समय में सहयोग जो होता है वो कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो सभी जो सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ में सहयोग यानी कि कोऑपरेटिव बिहेव करते हैं। सामाजिक संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक संबंध हमें कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवार का जो साइज होता है, जो फैमिली का जो साइज होता है वो छोटा होता है। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो एक जितने भी सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ में अधिक समय बिताते हैं और जो संबंध होते हैं वो मजबूत होते हैं। जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर अगर हम परिवार में संघर्ष की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो जो एकल परिवार होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, वहाँ पर सदस्य जो होते हैं वो कम होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो संघर्ष होता है, जो वाद विवाद होता है, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम संयुक्त परिवारों की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिक सदस्य होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर मतभेद हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष होता है वो भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकल परिवार और जो संयुक्त परिवार है उनके बीच में अंतर। फिर हम बात करते हैं नातेदारी की परिभाषा लिखें तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रिलेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करनी है। तो समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उनको दर्शाने का जो काम होता है वो नातेदारी के माध्यम से किया जाता है। यानी कि नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको दर्शाया जाता है। अब जो नातेदारी होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले विवाहमूलक नातेदारी, यानी कि जब दो व्यक्तियों का विवाह आपस में होता है तो उससे क्या होता है, परिवारों के बीच में जो सदस्य होते हैं उनके बीच में नातेदारी या फिर जो रिश्ते होते हैं उनका निर्माण होता है, जिसमें देवर भाभी, साला साली, सास ससुर, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। रक्तमूलक नातेदारी की अगर हम बात करते हैं, जो रक्त से संबंधित होते हैं, ब्लड से रिलेटेड होते हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जाति व्यवस्था जो है किन सिद्धांतों पर कार्य करती थी। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने दो जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा था, जिसके आधार पर जो पूरी की पूरी जाति व्यवस्था थी वो काम करती थी। सबसे पहले जो जाति थी वो भिन्नता और अलगाव कर काम करती थी, यानी कि सेपरेशन, कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनके बीच में विभिन्न हम कह सकते हैं असमानता को बढ़ावा देती थी, उनके बीच में विभिन्नता, अलगाव को सपोर्ट करती थी। फिर जो दूसरा सिद्धांत था वो था संपूर्णता और अधिक्रम, यानी कि हायरार्की हमें देखने को मिलती है कि समाज में एक जो अधिक्रम है वो निश्चित कर दिया जाता था और समाज में जितने भी व्यक्ति थे उनको एक स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, इनके रूप में विभाजित कर रखा था। ठीक है, तो अभी हमें इन्हीं को समझना है। अगर हम भिन्नता और अलगाव की बात करते हैं तो हर जाति जो दूसरी जाति से अलग मानी जाती थी उस टाइम पर, क्योंकि अधिक्रम जो था वो इसी प्रकार से बना रखा था और इसलिए वह अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती थी। यानी कि जो अलग अलग जातियाँ होती थी उनके बीच में जो अलग करने का काम था, अलगाव का काम था, वो उस व्यवस्था के माध्यम से किया जाता था। जाति के नियमों को जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाए गए थे। यानी कि जितने भी नियम हमें देखने को मिलते हैं वो किस लिए बनाए गए थे, कि जो अलग अलग जो जातियाँ हैं वो आपस में मिक्स ना हो पाएँ। ठीक है, जैसे शादी, खाना, खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवसाय आदि, ये सब इनसे संबंधित जितने भी नियम थे वो बना रखे थे कि शादी जो होगी वो जाति के सदस्य हैं उनके बीच में ही होगी। खान पान जो होगा, खान पान के जो नियम होंगे, ठीक है, कौन से लोग किस जाति के साथ में मिलकर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नियम थे वो इसमें बता रखे थे, किस किस जाति के लोग किन जातियों के साथ में व्यवहार रख सकते थे। तो ये जो था भिन्नता और अलगाव पर काम करता था। फिर आता है अधिक्रम और संपूर्णता, यानी कि जो अधिक्रम एक व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम श्रेणी होती थी, यानी कि समाज में जो एक हम कह सकते हैं एक व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पर जो समाज था उसको अलग अलग जो वर्ग थे उसमें विभाजित कर रखा होता था, यानी कि कुछ जो जातियाँ थी उनको उच्च जाति का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद में कुछ जो जातियां थी उनको मध्यम जाति का दर्जा प्राप्त था।
इसी के साथ में कुछ जो जातियां थी उनको निम्न जाति का दर्जा प्राप्त था, यानी कि वो सबसे ज़्यादा निचली जाति थी और उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव इस व्यवस्था के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, तो एक जो व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती है और हर जाति का अपना एक विशिष्ट स्थान होता था। ये एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता था। प्रत्येक जाति का व्यवस्था में अपना एक स्थान तय था और वो स्थान किसी भी जाति को नहीं दिया जा सकता था। यानी कि अगर कोई निम्न जाति है, उसको निम्न जाति का दर्जा प्राप्त है, तो वो किसी भी हालत में यहाँ पर उच्च जाति में नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था में देखने को मिलती है, इसमें प्रत्येक जाति का एक जो स्थान था वो निश्चित था और वो उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता था। ठीक है, तो ये जो दो सिद्धांत थे उनके आधार पर जातिगत जो व्यवस्था थी वो काम करती थी। अब हमें बात करनी है जाति की विशेषताएं क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, अगर हम जाति की विशेषताओं की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो जो जाति थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। हमने बात की थी कि जो वैदिक काल है उसको दो हम भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है और जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पर हमें जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। ये जो थी जो जन्म से निर्धारित होती थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जाति में उसका जन्म हो गया तो वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकता था। वो बच्चा जिस जाति में पैदा हुआ है, अपने पिता की जाति में पैदा हुआ है, तो वो उसी जाति का ही रहेगा। तो इसका जो निर्धारण था जाति का वो जन्म से होता था। फिर उसके बाद में माता पिता की जो जाति थी उसी में ही जन्म लेता था। ठीक है, इसी के साथ में जो जाति थी वो चुनाव का विषय नहीं होती थी, इसको बदला नहीं जा सकता था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे। जैसा हमने बात किया था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर जो वर्ण था उसमें परिवर्तन आ सकता था, लेकिन जाति व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आता था। जो विवाह था, कुछ जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, वो जितने भी जातिगत जो समूह होते हैं उनके सदस्यों के बीच में ही किए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ में खाना खाने और खाना बांटने के जो नियम थे वो भी शामिल होते थे कि किस जाति के लोग किस जाति के साथ में बैठकर खाएंगे। उच्च जाति के जो लोग हैं तो उच्च जाति की श्रेणी में जितनी भी जातियाँ आती हैं तो उन लोगों के साथ में बैठ के वो भोजन कर सकते हैं। ठीक है, जातियों की एक अधिक्रमित स्थिति हमें देखने को मिलती है। अभी आपको बताया था कि एक जो व्यवस्था होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि समाज में जितनी भी जातियाँ होती हैं उनको उच्च जाति, निम्न जाति, मध्यम जाति, इनके रूप में वर्गीकृत कर रखा होता है। जाति जो है एक खंडात्मक संगठन के रूप में हमें देखने को मिलती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो जातियाँ होती हैं उनको अलग अलग खंडों में विभाजित कर रखा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे राजपूतों की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर राजपूत अपने आप में एक जाति है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके अंदर भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें लोधी, राजपूत, ठाकुर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम और उनके अंदर जाते हैं तो चौहान, राठौर, क्षत्रिय, सोलंकी वगैरह ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें जो खंडात्मक संगठन होता है वो भी देखने को मिलता है। एक जाति में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है उस जाति से जुड़े जो काम होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उन्हीं को ही अपना सकता है। कि प्राचीन जो व्यवस्था थी उसमें ये निश्चित कर रखा होता था कि जो धोबी जाति है उसमें जो भी व्यक्ति पैदा होगा वो उसी से रिलेटेड जो काम है वो करेगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं बाध्यकारी हो जाता था कि उस जाति से जो जुड़े व्यवसाय थे वो उनको करना था। जो जाति थी वो एक बहुत असमान संस्था मानी जाती थी, मानी क्या जाती थी, वो थी। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो जाति थी, जातिगत व्यवस्था में कुछ जातियों को तो ज़्यादा लाभ मिल रहा था, लेकिन कुछ जातियों को काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, उनके पास कुछ ऐसे अवसर नहीं थे जिसकी वजह से वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई थी। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन स्थिति जो है बदलना असंभव था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था, वो उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता था, चाहे उस जाति के लोग उस स्तर के लायक हों या फिर ना हों। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो आपने सुना होगा पहले जो गुरुकुल परंपरा थी वो काम करती थी। तो गुरुकुल में एक मॉनिटर प्रणाली हुआ करती थी जिसके आधार पर जो गुरुकुल का जो गुरु होता था, वो जो गुरुकुल का सबसे होशियार विद्यार्थी होता था, टैलेंटेड जो स्टूडेंट होता था, उसको आगे चलकर गुरुकुल का उत्तराधिकारी बनाता था। लेकिन समय के साथ में इसमें परिवर्तन आता और जो गुरुकुल का जो गुरु होता था वो अपने बेटे को गुरुकुल का जो उत्तराधिकारी था उसको नियुक्त करने लगा था। ठीक है, तो भले ही वो व्यक्ति उसके लायक ना हो लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास बनाम जातीय विकास की विवेचना करिए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बात करनी है किस तरीके से राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित किया गया और जो जनजातीय विकास था उसमें कमी की गई थी।
तो ग्रामीण परिवेश जंगल जनजातीय लोगों का निवास स्थान था, यानी कि ग्रामीण परिवेश में जंगल में जो जनजातीय लोग थे वो रहते थे। इनका जो निवास स्थान था उसमें देश के जो महत्वपूर्ण खनिज थे उसका भंडारण हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा खनिज भंडार देखने को मिलते हैं, और ये वही एरिया है जहाँ पर जनजातीय जो लोग हैं वो निवास करते हैं। तो विकास के नाम पर बड़े बड़े जो बांध बनाए गए, कारखाने स्थापित किए गए, खानों की जो खुदाई थी वो की जाने लगी। तो इन कामों के लिए जो जनजातीय लोग थे उनकी भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया था औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, जो भारतीय सरकार थी उसके द्वारा, ठीक है। और ये बहाना दिया गया था कि यहाँ पर हम बड़े बड़े बांध बनाएंगे, कारखाने स्थापित करेंगे, खानों की खुदाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इनकी जो भूमि थी उसको अधिग्रहित कर लिया गया था। जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए अनुपात से बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी। यानी कि जो मेन जो फायदा हो रहा है वो तो हमारा जो मेन समाज है उसमें हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो जनजातीय लोग हैं उनका नाश हो रहा है, क्योंकि उनसे उनकी जो भूमि है, उनके जो संसाधन है उनको छीन लिया गया है। और छीन लिया गया उसके बाद में भी उनको कुछ उचित मुआवजा था, उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है। तो इनको कीमत चुकानी पड़ी थी हमारे विकास के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए, ठीक है। इसके बाद में जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए थे, यानी कि जो मेन स्ट्रीम के जो लोग थे, समाज के जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका फायदा हुआ था, और जो जनजातीय लोग थे उनकी हानि हुई थी, उनका नुकसान हो रहा था। जनजातीय लोगों से उनकी ज़मीनें छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और क्या हुआ, इससे संघर्ष शुरू हो गया था। अब जब लोगों से उनकी ज़मीन छीनी जाने लगी, उनकी जो मुख्य भूमि थी वो छीनी जाने लगी, उसकी वजह से उनका संसाधन जो था उनका वो ख़त्म होने लगे थे, तो संघर्ष शुरू हो गए थे, और जो जनजातीय राज्य थे उनका विकास होना शुरू हो चुका था। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये जो थे इनको अलग राज्य का दर्जा किस वजह से मिला था कि लोगों से उनकी ज़मीन छीनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिससे संघर्ष हुआ और लोगों ने विद्रोह किया, और सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ जो अलग राज्य थे उनको बनाया था, अलग राज्य का उनको दर्जा दिया था। सरकार ने कठोर कदम उठाए जिससे विद्रोह भड़का, और पूर्वोत्तर राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी, संस्कृति थी, समाज थी, उसको काफ़ी ज़्यादा हानि यहाँ पर पहुँची थी, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में जो विकास करने का काम था सरकार ने किया था, और उस विकास की जो कीमत थी वो जनजातीय समाज था उन लोगों को चुकानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जाति व जनजाति में क्या अंतर है, यानी कि जो कास्ट है या फिर जो ट्राइबल जो है उनमें क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जाति जो है एक सामाजिक व्यवस्था है, वहीं पर जनजाति की बात करते हैं तो वो क्या है, यहाँ पर हमें संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है, उनकी जीवन परंपराएं अलग होती है, तो उसके आधार पर ये काम करती है, ठीक है। जाति जो है एक यह व्यवस्था समाज को विभिन्न समूह में विभाजित करती है, जिन्हें वर्ण और जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृति, इन पर आधारित ये होता है। मुख्य रूप से हिंदू समाज में ये प्रचलित है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जन्म से निर्धारित होती है जाति जो होती है, समूह के बीच में सामाजिक और आर्थिक कार्य विभाजन पर आधारित होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें सामाजिक और आर्थिक जो कार्य का जो विभाजन होता है वो देखने को मिलता है। अगर हम जनजाति की बात करते हैं, जीवन जो है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है, यहाँ पर हमें ये जो वर्गीकरण होता है वो देखने को नहीं मिलता है। अपने पारंपरिक धर्म, भाषा और जो सांस्कृतिक प्रथाएं उनके अनुसार ये संगठित होते हैं और काम करते हैं, एक साथ संगठन में रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं हमें यहाँ पर कम देखने को मिलती हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इनके बीच में जो विभाजन होता है वो काफ़ी कम होता है। पारंपरिक जीवन शैली से ये लोग जुड़े होते हैं, और यहाँ पर अगर हम जाति की बात करते हैं तो ये जो आधुनिक जीवन शैली है उसको अपनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं इनकी जो पुरानी परंपराएं होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है, उसको फॉलो करते हैं। फिर अगर हम जनजातीय पहचान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक, दूसरा है भाषा, सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज हैं, धार्मिक आस्था है, आर्थिक गतिविधियां हैं, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। तो इनके माध्यम से इनकी जो जनजातीय जो पहचान होती है वो प्रभावित होती है। सबसे पहले अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो यानी कि भौगोलिक स्थिति, उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण भारत में रहते हैं, तो इसके आधार पर भी उनकी पहचान की जाती है। पहाड़ों, जंगलों या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की पहचान उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है, यानी कि वो किस क्षेत्र में रहते हैं उसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो जनजाति समूह की अपनी विशिष्ट भाषाएँ होती हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। जो भाषा होती है उनके में न केवल संवाद का एक माध्यम होती है, उनमें साहित्य, गीत या फिर जो कथाएं होती है उनको संप्रेषित करने का भी काम करती हैं, यानी कि उनकी जो लेखन शैली होती है उसको
भाषा के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। उनके जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उनको भाषा के माध्यम से एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित या फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर अगर हम परंपराओं और रीति रिवाजों की बात करते हैं तो उनकी अलग अलग परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। उनके त्यौहार, नृत्य, संगीत, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान, ये उनकी जो पहचान होती है उसका मूल तत्व माने जाते हैं। फिर अगर हम धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो जनजातियों की अपने पारंपरिक धर्म और धार्मिक प्रथाएं होती हैं, यानी कि उनकी जो आस्थाएं होती हैं वो अलग होती हैं। कई जनजातीय समूह प्रकृति की पूजा करते हैं, आत्म पूजा में विश्वास रखते हैं, पूर्वजों की पूजा पर ये काम करते हैं। यानी कि धार्मिक जो आस्था होती है उसमें भी हमें अलग अलग जो हम कह सकते हैं भिन्नताएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं इनमें, उनकी आर्थिक गतिविधियां जैसे कि शिकार, कृषि, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, उनकी जो जीवन शैली होती है पहचान को प्रभावित करने का काम करते हैं। यानी कि जो कार्य करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं सभी जनजातियों में अलग अलग होती हैं। कोई जो होती हैं वो शिकार करते हैं, कोई जनजातियां होती हैं वो कृषि करती हैं, मछली पकड़ती हैं, हस्तशिल्प कलाएं जो होती हैं वो करती हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी जीवन शैली होती है उस पर आधारित होती है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की बात करते हैं तो वो जंगल में रहते हैं, जल, भूमि इन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उनकी जो पहचान होती है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव जो होता है उनकी भूमिका और जीवन शैली पर सीधा प्रभाव डालता है। यानी कि संसाधन अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, जो सरकार होगी उनकी भूमि को अधिग्रहित कर लेगी, उनसे ज़मीन छीन लेगी, तो उससे क्या होगा, उनकी जो पहचान है वो प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है संस्कृतिकरण, यानी कि कल्चरलाइजेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कल्चरलाइजेशन। तो संस्कृतिकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें निचली या पिछड़ी जातियां या समूह समाज की उच्च जातियों या वर्गों की संस्कृति, परंपराओं या सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश करती हैं। यानी कि समाज में जो उच्च जातियां होती हैं उनकी जीवन शैली को समाज की निम्न जातियों के द्वारा अनुकरित किया जाता है या फिर उसकी नकल की जाती है, तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, और इसी के विपरीत एक प्रक्रिया और चलती है जिसको विसंस्कृतिकरण कहा जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रक्रिया विशेष रूप से भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन गहरे रूप से निहित हैं। और ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि समाज में अगर हम बात करते हैं उच्च जाति की जो जीवन शैली होती है उसको हमेशा से ही निम्न जाति के लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जाता है, उसकी नकल की जाती है, और निम्न जाति के जो लोग होते हैं हमेशा से ही इसका पालन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के संदर्भ में। भारत में जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है, तो भारत में जनजातियों का जो वर्गीकरण है 2 आधार पर किया गया है। वो पहला है स्थायी विशेषक के आधार पर, दूसरा है अर्जित विशेषक के आधार पर। ये परमानेंट फीचर्स होते हैं, ये जो जनजातियाँ होती हैं वो एक्वायर करती हैं, ठीक है, एक्विजिशन करती हैं उनका, उनके आधार पर किया जाता है। स्थायी विशेषक है उसमें हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो भाषा के आधार पर भी, आकार के आधार पर, यानी कि उनके साइज़ क्या है, वो किस क्षेत्र में रहते हैं, और जो शारीरिक प्रजाति है उसके आधार पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें इन तीनों की बात करनी है। तो अगर हम भाषा के आधार पर बात करते हैं तो जनजातीय समूह होते हैं उनको भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, तिब्बती बर्मा परिवार, इनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है भारतीय जनजातीय समूहों को। ठीक है, उसके बाद अगर हम आकार की बात करते हैं, आकार के आधार पर जो जनसंख्या होती है तो बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति और छोटी जनसंख्या वाली जनजाति के रूप में परिभाषित किया जाता है। बड़ी जनसंख्या में जैसे गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीणा, बोडो, मुंडा, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम छोटी जनसंख्या की बात करते हैं तो अंडमान द्वीप समूह बासी, जिनकी जो संख्या है वो 100 से भी कम मानी जाती है, यानी कि जिनकी संख्या छोटी होती है और बड़ी होती है, इसके आधार पर भी विभाजन किया जाता है। फिर क्षेत्र के आधार पर आता है मध्य भारत में रहने वाली जो जनसंख्या होती है, जनजातीय जनसंख्या होती है, जिसमें 85% जो भाग होता है वो यहाँ पर मध्य भारत में निवास करता है। उसके बाद में उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने वाली जो जनसंख्या होती है, जो 15% पूरी जनजातीय जनसंख्या का भाग होता है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों में रहती है। ठीक है, उसमें निवास करती है। तो ये 3 जो आधार है, इनके आधार पर भी जो स्थायी विशेषक के आधार है उन पर विभाजन किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम अर्जित विशेषक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आजीविका के साधन होते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। हिंदू समाज में उनका समावेशन किस प्रकार से हो रखा होता है उसके आधार पर भी किया जाता है। अगर हम आजीविका के साधन की बात करते हैं तो यहाँ पर मछुआरे, खाद्य संग्राहक, आखेटक या फिर जो शिकारी होते हैं उनको आखेटक कहा जाता है। झूम खेती करने वाले कृषक और बागान, औद्योगिक कामगार, इनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगर हम हिंदू समाज में उनके समावेशन, यानी कि जो जनजातीय समाज है कभी हिंदू समाज का हिस्सा बन जाते हैं और कभी हिंदू समाज से अलग हो जाते हैं, तो उसके आधार पर भी बात की जाती है। तो हिंदू समाज के प्रति रुख भी एक बड़ी कसौटी है क्योंकि जनजातियों की अभिवृत्ति के बीच में काफ़ी अंतर होता है।
कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है और कुछ जनजातियां जो होती हैं उसका विरोध या फिर उसका प्रतिरोध करती हैं। यानी कि कुछ जातियां होती हैं, कुछ जनजातियां होती हैं वो हिंदू समाज का एक हिस्सा अपने आप को मानती हैं, लेकिन कुछ जनजातियां होती हैं वो अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा नहीं मानती हैं। ठीक है, फिर परिवार के विभिन्न प्रकार बताइए, यानी कि जो परिवार होता है उसके कौन कौन से टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली। तो हम में से हर कोई एक परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, परिवार में उत्पन्न होता है और हम जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं उनसे लगाव महसूस करता है। चाहे अगर हम बात करते हैं भाई बहन की, माता पिता की, ठीक है, चाचा चाची, तो ये सब क्या, ये परिवार का एक हिस्सा होते हैं और इनसे हमें लगाव महसूस होता है। अगर हम इसमें विभाजन के आधार की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 आधार पर विभाजन देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें आता है संरचना के आधार पर विभाजन, निवास स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर सत्ता के आधार पर। संरचना यानी कि उनकी बनावट किस प्रकार से हो रखी है, जिसमें मूल परिवार और संयुक्त परिवार आते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार और संयुक्त परिवार इसके अंदर आता है। दूसरा आता है निवास स्थान के आधार पर, यानी कि जो परिवार होता है वो कहाँ पर रहता है। अगर वो शादी के बाद में माता पिता के जो वर है उसके माता पिता के साथ में रहता है तो वो पितृस्थानिक परिवार हो जाता है। दूसरा, अगर जो शादी हो जाती है उसके बाद में जो वधु होती है या फिर जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसके माता पिता के साथ में रहते हैं तो उसको मातृस्थानिक परिवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में वंश के आधार पर अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो परिवार के जो संसाधन होते हैं, जायदाद होती है, ज़मीन होती है, वो किसको मिलती है। अगर वो बेटे से बेटे को मिलती है तो वो पितृवंशीय परिवार हो जाता है, और अगर माता से बेटी को मिलती है तो वो मातृवंशीय परिवार होता है। फिर उसके बाद में सत्ता के आधार पर, यानी कि जो परिवार होता है उसमें चलती किसकी है, शक्ति किसकी होती है ज़्यादा। अगर जो पुरुष होते हैं उनकी शक्ति होती है तो वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है, और अगर माता की ज़्यादा चलती है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनकी प्रधानता ज़्यादा होती है, तो उसको मातृसत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर परिवार का विभाजन किया जाता है। यहाँ से आपका जो चैप्टर 2 होता है वो होता है ख़त्म। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। 3rd चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सामाजिक जो विषमता है वो सामाजिक क्यों है। ठीक है, इसको सामाजिक क्यों कहा जाता है, क्यों इसको व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता है। तो इसके जो मेन 3 रीज़न है वो हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि ये व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में जो हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है उनको व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा जाता है, लेकिन ये समाज से संबंधित होती हैं इसलिए ये सामाजिक होती हैं। दूसरा होता है कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं होती, इनके अलावा हमें और जो अन्य कारक होते हैं, चाहे हम सामाजिक कारक की बात करते हैं, चाहे हम राजनीतिक कारक की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से भी ये सामाजिक होती हैं। तीसरा जो कारक होता है वो होता है ये एक व्यवस्थित तरीके से और संरचनात्मक तरीके से काम करते हैं, इसी की वजह से ये आता है। ठीक है, सामाजिक विषमता हमारी जाति व्यवस्था का एक अभिन्न अंग मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो जाति व्यवस्था जिस तरीके से एक संरचनात्मक तरीके से अधिक्रमित तरीके से खंडात्मक संगठन के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है, तो इसी के आधार पर भी जो सामाजिक विषमता है वो भी हमारे समाज में एक संरचनात्मक तरीके से विद्यमान है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको सामाजिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न सामाजिक संसाधन क्या है, यानी कि जो समाज में हमें संसाधन देखने को मिलते हैं उनको हम किन किन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसमें जो सामाजिक संसाधन है उसके कुछ रूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आर्थिक पूंजी आ जाता है, सेकंड नंबर पर सांस्कृतिक पूंजी, और जो 3rd नंबर है उसमें सामाजिक पूंजी आता है। अगर हम आर्थिक पूंजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो भौतिक संपत्ति है, चल अचल, जो भी पैसा से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक पूंजी की, जिसमें हमारी जो प्रतिष्ठा होती है, समाज में हमारा सम्मान होता है, हमारी जो शैक्षिक योग्यता होती है वो इसमें शामिल होती है। और तीसरे नंबर पर हमें सामाजिक पूंजी देखने को मिलती है, जिसमें जो सामाजिक संगति होती है, यानी कि समाज में किन किन लोगों के साथ में हमारा मिलना जुलना हो रहा है, किन के साथ में हमारे जाल है, संपर्क जाल है, हमारा जो कह सकते हैं हमारा जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। और समाज में ये जो पूंजी के जो जितने भी रूप होते हैं उनको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इनमें परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है तो वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकता है और शैक्षिक योग्यता होती है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। और अगर उसको प्रतिष्ठा और शैक्षिक योग्यता प्राप्त है तो समाज में उसकी जो संगति होगी वो अच्छी होगी और लोगों के साथ में उसका जो नेटवर्क हुआ है वो और अच्छा होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को इसमें बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है निम्न का अर्थ बताइए। इसमें सबसे पहले भेदभाव, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा है उनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले अगर हम भेदभाव की बात करते हैं तो ये अनुचित व्यवहार होता है जिसको फॉलो किया जाता है। अब ये जो भेदभाव होता है जाति, धर्म, लिंग या फिर किसी जो विशेषता होती है उसके आधार पर किया जाता है। और इसमें एक मेन चीज़ और होती है कि लोगों के साथ में उनका जो पहनावा होता है, उनकी जो जाति होती है, धर्म होती है, उसके आधार पर अलग अलग और अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो ये भेदभाव कहलाता है। ठीक है, किसी को कम अवसर देना या फिर उसके जो अधिकार होते हैं उससे
वंचित रखना भी भेदभाव का ही एक उदाहरण होता है। अगर हम पूर्वाग्रह की बात करते हैं तो पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति या फिर समूह के प्रति पहले से ही नकारात्मक या सकारात्मक राय बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, ये जो होते हैं बिना उसे सही से समझे या फिर उसके बारे में जो पूर्ण जानकारी होती है, तथ्य होते हैं, उसको बिना जाने ये बनाए जाते हैं। ये जो राय होती है अक्सर अधूरी जानकारी या फिर जो गलत धारणाएं होती हैं समाज में प्रचलित होती हैं, उनके आधार पर जो पूर्वाग्रह होते हैं उनको बनाया जाता है। अगर हम रूढ़िबद्ध धारणाओं की बात करते हैं तो जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वे सामान्य विचार होते हैं या धारणाएं होती हैं जो किसी विशेष समूह के बारे में लोगों के मन में बनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर कमजोर समझी जाती हैं, युवक जो होते हैं वो गैर जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्या है, ये समाज में कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो एक वर्ग को एक जैसा बना देती हैं, जनरलाइज कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं, तो सामाजिक बहिष्कार कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, समाज में जो लोग होते हैं उनको घुलने मिलने से रोका जाता है। ठीक है, तो पूरी तरह से घुलने मिलने से रोकने का एक जो पूरा प्रोसेस होता है, कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। यानी कि यहाँ पे मेन चीज जो है प्रतिबंध आ जाता है कि कुछ लोगों पर समाज में जो संसाधन होते हैं, अवसर होते हैं, उनका उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा होता है। बाकी के जो लोग होते हैं उनका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है। हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सभी लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, समाज में जितने भी लोग होते हैं उनको इन चार वर्णों में, चार वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन इस जो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, इससे बाहर रखा जाता है और इन्हीं को बहिष्कृत या फिर अछूत कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ में जो व्यवहार किया जाता था वही अस्पृश्यता कहलाता है। तो सबसे घृणित और दूषित पहलू, सबसे घिनौना इसको हम मान सकते हैं जाति व्यवस्था का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको जातिगत अधिक्रम था, वर्ण व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था थी, उसमें शामिल नहीं किया गया था। इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता था और पूरी पूरी जो पूरी हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, वो कर्मकांडीय आधार या फिर धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर बनाई जाती थी। और इसमें माना जाता था कि कुछ जो लोग हैं वो पवित्र हैं और कुछ अपवित्र हैं। ठीक है, तो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर पूरी की पूरी व्यवस्था की संरचना की गई थी। और जिनको पवित्र अपवित्र माना जाता था तो ये माना जाता कि जो अपवित्र हैं अगर उन्होंने जरा सा भी छू दिया है तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, जिसको छुआ है वो अशुद्ध हो जाएगा और उसको काफ़ी ज़्यादा जो कठोर दंड था वो भुगतना पड़ता था जिस व्यक्ति ने किसी को छुआ है। और जो व्यक्ति छुआ गया है तो उसके लिए शुद्धिकरण की जो क्रियाएं थी वो चलाई जाती थी। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि किस लेवल पे जो भेदभाव था, असमानता थी उस समय समाज में फैली हुई थी। ठीक है, जाति व आर्थिक असमानता के बीच में क्या संबंध है कि जाति है और जो आर्थिक असमानता है उनके बीच में हमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है। जो जाति है वो आर्थिक असमानता को बढ़ाती है और आर्थिक असमानता है तो वो जातिगत जो भेदभाव है उसमें भी बढ़ावा आएगा, उसमें भी असमानता देखने को मिलेगी। तो ऊंची जातियों को अधिक सामाजिक और आर्थिक लाभ मिले हैं। ठीक है, ये हम पूरा चैप्टर या पूरी बुक जो कवर करते आए हैं उसमें हमने जाना है कि ऊंची जाति के जो लोग होते हैं उनको अधिक सामाजिक और जो आर्थिक लाभ है वो प्राप्त है। आर्थिक संसाधनों की बात करते हैं, सामाजिक संसाधनों की बात करते हैं तो ऊंची जातियों के पास में ज़्यादा है। और जो निचली जाति हैं उनको समाज में एक निम्नतम जो कार्य होते हैं उनको करने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, उनको करने के लिए बाध्य किया जाता है और उन कार्यों से जो आर्थिक संसाधन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो नीची जाति को समाज में निम्नतम कार्य और जो कम आय वाले कार्य होते हैं उन तक सीमित रखा जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा, नौकरी और संसाधनों तक समान अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, जो अच्छी नौकरियां होती हैं उनसे वंचित किया जाता है और संसाधन होते हैं उनका भी प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो समान अवसर की यहाँ पर हमें अभाव देखने को मिलता है। ऊंची जातियों को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन जो निचली जाति होती हैं उनको आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा जाता है। और ये समाज जो होता है एक व्यवस्थित तरीके से काम करता है जिसमें सोच समझ कर ये तरीका अपनाया जाता है कि जो समाज में निम्न जाति के लोग हैं उनको आगे आने नहीं दिया जाए, उनको जो बराबर हम कह सकते हैं समान अवसर है वो प्राप्त नहीं होने देते हैं। ठीक है, भूमि और संपत्ति जो है ऊंची जातियों के पास केंद्रित रहती है। यानी कि जो भूमि और संपत्ति है, समाज में कुछ लोग होते हैं, कम लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमि रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम भूमि होती है। ठीक है, तो ये जो असमानता होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो भूमि और जो संपत्ति है ऊंची जातियों के पास केंद्रित होती है जिसकी वजह से क्या होता है वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। नीची जातियों के पास में बहुत कम या कोई भी संपत्ति नहीं होती है जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डगामोल होती है, अस्थिर होती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है।
जातिगत भेदभाव के कारण ही नीची जाति के लोगों को उच्च वेतन वाली नौकरियों और व्यवसाय में प्रवेश करना कठिन होता है, यानी कि वो ऊंची जो पोस्ट होती हैं, हायर पोस्ट होती हैं, उनमें नहीं जा सकते, जिससे उनकी आर्थिक असमानता और बढ़ जाती है। ठीक है, भले ही उनमें योग्यता हो ना हो, तो इस तरीके से जो जातिगत भेदभाव हैं वो काम करते हैं, और इस तरीके से जाति और जो आर्थिक असमानता होती है उनके बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं दलित किसे कहते हैं, हु इज दलित। तो दलित का मतलब होता है पैर से कुचला हुआ, और ये जो शब्द है शोषित लोगों का द्योतक है, जो हमें ये बताता है कि जो जाति व्यवस्था के द्वारा जो भी लोगों को शोषण किया किया गया है उन सभी को दलित कहा गया है। ये जो शब्द है वो तो ना तो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा बनाया गया है, ना ही उनके द्वारा इसका प्रयोग कभी किया गया है, लेकिन इसका जो उपयोग है उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस एक समाज की कल्पना करते थे उसके उद्देश्य को साकार करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें उनका चिंतन देखने को मिलता है, उनकी जो फिलॉसफी है वो देखने को मिलती है, उनके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, तो उनको पूरा करने के लिए ये इस रूप में हमें ये दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए ये जो शब्द है, ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था वो चलाया गया था। राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के प्रति जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके बारे में बात करनी है। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया जो भी अनुसूचित जाति या फिर जो जनजाति लोग थे उनके लिए। ठीक है, समाज में हम कह सकते हैं जिनके साथ ज़्यादा गलत हुआ था तो उनको कुछ ज़्यादा लाभ दिए गए हमारे संविधान के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडलों में, यानी कि जो सरकार है, जो सदन है, उनमें भी आरक्षण दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो सदस्य हैं वो आकर राज्य और केंद्रीय विधानमंडल में अपना प्रतिनिधित्व रख सकते हैं। फिर अस्पृश्यता अपराध 1955 जो अधिनियम है उसके माध्यम से अस्पृश्यता को खत्म किया गया है, और 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम ये सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसकी वजह से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा था उसको कम करने की कोशिश की गई थी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन कानून ये लेकर आया गया था। उसके बाद में उच्च शैक्षिक संस्थानों के 93 संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया था, यानी कि जो ओबीसी वर्ग था उसको आरक्षण दिया गया था। और अनुच्छेद 17 जो है संविधान का वो ये कहता है कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत होता है, और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो ये जो काम है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा किए गए हैं, जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उनके खिलाफ, उनके प्रति जो भेदभाव होता था उसको मिटाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है जातीय विषमता को दूर करने के लिए गैर राजकीय संगठनों की क्या क्या भूमिका रही है। अब इसमें हमें बात करनी कि उस टाइम पर जब ये आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पर जो एनजीओ वगैरह थे, जो सरकारी संस्थाएं नहीं थी, उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए, और वर्तमान में हम समझेंगे किस तरीके से जो एनजीओ वगैरह होते हैं वो काम करते हैं। तो जातीय विषमता को दूर करने में जो एनजीओ वगैरह उनकी जो भूमिका होती है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सरकार होती है वो हर जगह नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, सरकार किसी की गली में अगर कोई भेदभाव हो रहा है उसको खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर पहुँचने का जो काम होता है वो एनजीओ करती है, क्योंकि एनजीओ का जो स्तर होता है, उनका जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो संगठन होते हैं समाज के हाशिए पर मौजूद जाति और जो समुदाय होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करते हैं, यानी कि समाज में जो भी जातियाँ होती हैं, जो भी समुदाय होते हैं, जो समाज के बहुत पिछड़े वर्ग में आते हैं, सबसे पिछड़े तबके में आते हैं, तो उनको मजबूत बनाने के लिए काम करती हैं। अब स्वाधीनता से पहले की, अगर आज़ादी से पहले की बात करते हैं, ज्योतिबा फूले पेरियार, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय आदि का इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इन लोगों ने समाज में उस समय व्याप्त जितने भी मुद्दे थे, चाहे स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, सती प्रथा की बात करते हैं, जाति प्रथा की बात करते हैं, ठीक है, धार्मिक जो मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे, उन सभी की बात करते हैं, तो इन लोगों ने उसके खिलाफ काम किया था और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति, विभिन्न भाषाओं के साहित्य में योगदान हमें ये देखने को मिलता है। और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो जनजातीय जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करती हैं। अलग अलग जो कार्यक्रम थे, जैसे सत्यशोधक समाज था वो ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, और आर्य समाज था वो दयानंद सरस्वती के माध्यम से स्टार्ट किया गया था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये जो अलग अलग संगठन थे, अलग अलग जो संस्थाएं थी, समाज में उस समय व्याप्त जितने भी मुद्दे थे उनको खत्म करने के लिए, ठीक है, समाज में सुधार लाने के लिए काम करती थी। फिर अगर आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एनजीओ वगैरह होते हैं शिक्षा और जागरूकता को प्रसार करते हैं, कि जो जितने भी लोग होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार करते हैं और उनमें जागरूकता फैलाते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त बना जा सकता है। सामाजिक सुधार कार्यक्रम आता है, इसमें भी जागरूकता फैलाई जाती है कि समाज में जो भी
हम कह सकते हैं जो भी भेदभाव हमें देखने को मिलता है वो गलत होता है, और इस तरीके से समाज में जो सुधार लाने का काम होता है वो एनजीओ के माध्यम से किया जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात की जाती है, समाज में जो एनजीओ वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो भी पिछड़ी जातियाँ होती हैं उनके लिए अलग अलग जो स्किल्स प्रोग्राम्स होते हैं वो एनजीओ लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो आर्थिक सशक्तिकरण का काम किया जाता है। कानूनी सहायता दी जाती है, अगर किसी भी एससी एसटी के साथ में कोई भी गलत काम होता है तो एनजीओ आगे आकर वहाँ पर काम करते हैं और उनको कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक एकता और जो सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का काम होता है कि समाज में अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग जातियां हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रह सकती हैं, ठीक है, सह अस्तित्व को बढ़ावा दे सकती हैं और सामाजिक एकता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हैं। तो इसके माध्यम से ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कौन है, या फिर ओबीसी को परिभाषित करने के मानदंड क्या है, तो हमें इसके बारे में बात करनी है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। यानी कि जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है, जो पिछड़ी जातियां होती हैं, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर रखा जाता है। इसमें सेवा करने वाली जो शिल्पी जातियां होती हैं उनके लोग को शामिल किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि पूरी की पूरी जाति व्यवस्था पढ़ी, उसमें उच्च जाति, निम्न जाति और मध्यम जाति के लोग शामिल होते हैं, और उन लोगों के साथ में जो भी भेदभाव किया जाता है तो वो पूरी की पूरी जाति व्यवस्था में आता है। कुछ लोग ऐसे थे जो उस व्यवस्था के अंदर तो रखा गया था, लेकिन उनकी जो स्थिति थी अछूतों जैसी नहीं थी, तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाता है। इन वर्गों की प्रमुख विशेषता जो है उनकी संस्कृति या शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से उनका पिछड़ापन माना जाता है। यानी कि ये जो वर्ग होते हैं इनकी जो संस्कृति होती है, शिक्षा होती है, इनकी जो सामाजिक दृष्टि होती है, तो उसके आधार पर इनको पिछड़ा मान लिया जाता है और इन्हीं को ही अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर रखा जाता है। ये वर्ग ना तो उच्च जाति में आते हैं और ना ही निम्न जाति में आते हैं, ठीक है, और नहीं मतलब हम कह सकते हैं अछूत वगैरह होते हैं वो ये इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद काका कालेकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था और 1953 में सरकार को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी के साथ में 1979 में जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, वीपी मंडल आयोग जिसको कहा जाता है, उसको गठित किया गया था। और आज अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में भारी विषमता हमें देखने को मिलती है, जिसको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के नाम से जाना जाता है। एक और तो ओबीसी का वह वर्ग जो धनी किसान है, और दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रखा है, जीवन यापन अपना कर रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में माना जाता है। इसका मतलब यही होता है कि कुछ उस ओबीसी वर्ग के अंदर कुछ लोग जो हैं अपना विकास कर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है आदिवासी से आप क्या समझते हैं, हुज आदिवासी। तो आदिवासी जैसे हमने दलित के बारे में पढ़ा, सेम वैसा ही है। आदिवासी जो शब्द है उसका मतलब होता है मूल निवासी, और ये जो शब्द है वो भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। यानी कि जब जनजाति के द्वारा अपने अधिकारों की लड़ाई की जा रही थी, जब उनसे भूमि छीनी जा रही थी तो उन्होंने लड़ाई करी और उसका लिए एक संघर्ष का एक सूचक बनाया था, जिसको इस शब्द को गढ़ा था, जिसको आदिवासी कहा जाता है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में ये शब्द गढ़ा गया था। यानी कि जो औपनिवेशिक सरकार थी, जिनको ये लोग दिक्कू के नाम से कहते थे, ठीक है, उनको पुकारते थे, तो उन्हीं के खिलाफ इसको गढ़ा गया था आदिवासी शब्द को 1930 के दशक में। आदिवासी होने का मतलब विकास परियोजनाओं के नाम पर वनों का छीना जाना था। यानी कि ये मानते हैं कि आदिवासी अगर कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने विकास परियोजनाओं के नाम पर जो उनकी संसाधन है, उनकी जो जमीन है, उन लोगों से छीन ली है। अब हम बात करते हैं अक्षमता और गरीबी में क्या संबंध है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं अक्षमता की, आगे भी बात आएगी क्या होती है अक्षमता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सरकारी सहायता और जो सामाजिक सुरक्षा है उसका अभाव देखने को मिलता है। सरकार की तरफ से कोई भी ठोस प्रावधान नहीं किए जाते हैं जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए। समाज में एक जो असुरक्षा होती है वो हमें देखने को मिलती है। समाज में जो एक उचित स्थिति होती है वो उन लोगों को नहीं दी जाती है। समाज में इनको सम्मान नहीं दिया जाता, इनको एक घृणित और हम कह सकते हैं एक तुच्छ नज़र से देखने का काम समाज के द्वारा किया जाता है। फिर समाज जो है इनका बहिष्कार कर देता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इनके लिए अलग स्कूल बना देता है समाज, ठीक है, अलग जो रीति रिवाज होते हैं इनको मानने पड़ते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक जो बहिष्कार होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्थिक अवसरों की यहाँ पर कमी रहती है, यानी कि इनके लिए जो आर्थिक विकास करने के जो पर्याप्त अवसर होते हैं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इन्हीं को अपने आप को एडजस्ट करके जो मुख्य धारा के लोग होते हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें अपने समाज में देखने को मिलती हैं। शिक्षा में बाधा होती है कि सबसे पहले तो जो स्कूल्स होते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में कम होते हैं और
कम होने के साथ साथ में अगर उनको सामान्य स्कूल में डाल दिया जाता है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो उसमें शिक्षा में बाधा आती है। और सरकार की तरफ से स्वास्थ्य और जो देखभाल का बोझ होता है वो परिवार पर आ जाता है, क्योंकि सरकार जो होती है वो इस पर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती है, तो परिवार को ही इनके स्वास्थ्य और देखभाल पर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षमता होती है और जो गरीबी होती है उसमें ये संबंध हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण की हम बात करते हैं स्तरीकरण की, तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जो समाज में लोगों का वर्गीकरण करती हुई एक अधिक्रमित जो संरचना होती है उसमें उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उनकी उनको कैटेगराइज करती है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था होती है समाज में जितने लोग होते हैं उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देती है और उनको एक कैटेगरी में डाल देती है, ठीक है। तो वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। लोगों की पहचान, अनुभव, उनके दूसरों के साथ संबंध और संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। यानी कि जो लोग होते हैं उनकी जो पहचान होगी, उनके जो अनुभव होंगे, दूसरों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, उनके पास किस प्रकार के अवसर आएंगे, तो ये सारा का सारा जो निर्धारण होता है वो सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर किया जाता है। समाज में कुछ जातियाँ होती हैं उच्च स्तर पर होती हैं, उच्च जातियाँ कहलाती हैं, तो उनके लिए जो अवसर होंगे वो अलग होंगे, उनके लिए जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे, उनके लिए अलग होंगे, ठीक है। तो वो ये बात कही जाती है। फिर जो सामाजिक स्तरीकरण होता है इसमें हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं कि ये समाज की एक विशेषता होती है, यानी कि समाज का एक फीचर होता है। समाज में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, समाज में जो भी काम होता है वो इसके आधार पर किया जाता है, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर। ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, यानी कि अगर संसाधन उच्च जाति के पास है तो आने वाले टाइम में उस उच्च जाति के जो लोग होंगे वो उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, उसके द्वारा इस चीज़ को समर्थित किया जाता है, उसको समर्थन मिलता है, सपोर्ट किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो उनके दिमाग में ये है कि निम्न जाति का शोषण करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि हम उच्च जाति में पैदा हुए हैं। तो ये एक विचारधारा है जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है, सामाजिक स्तरीकरण को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नारी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं? तो नारी से संबंधित हमें बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिसमें लिंग भेदभाव, यानी कि उनके लिंग के आधार पर महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उनके लिए जो अवसर होते हैं उनमें भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिंग भेदभाव एक मुद्दा है। शिक्षा, नारी जो होती हैं यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा गया है। अगर हम पूरे इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ से लेकर और आज के टाइम पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा स्त्री शिक्षा को लेकर प्रसार हुआ है, उसमें समाज में जागरूकता आई है। फिर स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों से संबंधित कुछ विशिष्ट जो स्वास्थ्य मुद्दे होते हैं वो सामने आते हैं और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं जिसकी वजह से जो स्त्रियां होती हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर सकें, ठीक है। यातना और हिंसा होती है समाज में। अगर हम कहते हैं जो डाउरी जैसा सिस्टम होता है, दहेज प्रथा होती है, इसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा हिंसा का सामना करना पड़ता है, घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनको आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके बीच में हमें महिला और पुरुषों के बीच में आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। अगर कोई काम जो होता है महिला और पुरुष एक जैसा कर रही है तो महिला को अलग वेतन मिलेगा और जो पुरुष होगा उसको अलग से वेतन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेतन में भिन्नता होती है वो भी आर्थिक असमानता के अंदर आता है। महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संसद में कितनी महिलाएं हैं टोटल, तो उनकी जो संख्या है, अगर महिलाओं की आबादी की बात करते हैं वो 50% है, लेकिन अगर संसद में अगर हम बात करते हैं तो 12-13 जो 14 महिलाएं होती हैं उनको संसद में जगह दी जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सामाजिक मान्यताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर समाज में जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, वो महिलाओं को लेकर अच्छी सोच को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो इस तरीके से सामाजिक मान्यताएं भी समाज में नारी से संबंधित, महिलाओं से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं। जाति व्यवस्था एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। वर्णन करें कि जाति व्यवस्था किस तरीके से उसको हम एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था मान सकते हैं। तो जाति जो है एक बहुत असमान संस्था है, जहाँ कुछ जातियों को तो इस व्यवस्था से लाभ मिल रहा है, यानी कि जो उच्च जाति में जो वर्ग आते हैं उनको तो ज़्यादा लाभ मिलता है और अन्य जो है इनको अधीनता वाला जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, यानी कि उनको दूसरों की गुलामी करनी पड़ रही है। जाति जो है जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई है, उसके बाद किसी व्यक्ति के जीवन की स्थिति जो होती है उसको बदल पाना असंभव होता है, चाहे उसके लायक हो या फिर ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं। जाति जो है वो जन्म से निर्धारित होती है, पिता की जाति में जन्म होता है, चुनाव का विषय नहीं होता, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है उस जाति से जुड़े जुड़े जो व्यवसाय होते हैं उन्हीं को ही अपना सकता है, उनसे बाहर नहीं जा सकता है। जाति में खाने पीने और जो खाना होता है उसको बांटने तक के जो नियम होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फिर
जाति व्यवस्था में एक अधिक्रमित स्थिति हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या होता है कि एक जो जाति होती है वो समाज में उसका एक निश्चित स्थान होता है, और ये एक खंडात्मक संगठन के रूप में काम करती है कि अलग अलग जो जातियां होती हैं उनके अंदर भी हमें उपजातियां देखने को मिलती हैं, और अगर हम उनके अंदर भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर भी उपवर्गीकरण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से खंडात्मक संगठन के रूप में कार्य करती है। स्त्री व पुरुष में समान जो असमानता है वो सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि स्त्री और पुरुषों में जो हमें असमानता, जो भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं, वो समाज के द्वारा बनाई गई है, ना कि प्रकृति के द्वारा। तो वही बात हमें बतानी है। तो स्त्री और पुरुषों में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान हैं, तो क्यों कुछ जो महिलाएं हैं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं? ये तथ्य हम कह सकते हैं, ये एक जो कठोर आधार है वो प्रस्तुत किया जाता है कि अगर महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानता है वो प्राकृतिक है, तो क्यों कुछ जो महिलाएं हैं वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाती हैं? क्यों कुछ महिलाएं बड़ी बड़ी जो बिजनेस वूमेन होती हैं वो बनती हैं, मिनिस्टर्स बनती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो स्कॉलर्स होती हैं वो बनती हैं? अगर ये प्राकृतिक है तो उन लोगों को वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। दुनिया में कुछ ऐसे भी समाज हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो परिवार होते हैं वहाँ पर महिलाओं की सत्ता व्याप्त है। जैसे हमने बात करी थी परिवार के जो वर्गीकरण होता है, परिवार की जो हम कह सकते हैं वर्गीकरण का जो आधार होता है उसमें सत्ता एक महत्वपूर्ण थी। तो वहाँ पर जो महिलाओं की सत्ता होती है वहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार उसको कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे कई जो हम कह सकते हैं जनजातियां होती हैं वो देखने को मिलती है, इसमें नायर, ठीक है, मेघालय की खासी जनजातियां। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर महिलाओं की प्रधानता होती है, महिलाओं की सत्ता व्याप्त होती है। तो इनको हम कह सकते हैं ये मातृ सत्तात्मक जनजातियां होती हैं, मातृ सत्तात्मक समाज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि महिलाएं जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती हैं तो कैसे वे सफलतापूर्वक कृषि और व्यापार को चला सकती हैं? यानी कि महिलाओं को अगर प्राकृतिक रूप से कमजोर समझा जाता है तो वो क्यों कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको अच्छे से कर पाती हैं, जो व्यापार चलाने का काम होता है वो अच्छे से कर पाती हैं? ये कहना न्याय संगत होगा कि स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता होती है उसके निर्धारण में जैविक या फिर जो प्राकृतिक कारक होते हैं उनकी कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जो भी असमानता देखने को मिलती है, वो समाज के द्वारा बनाई जाती है, ना कि प्रकृति के द्वारा। अक्षमता के प्रति आम व्यक्ति के क्या विचार हैं, विस्तार से लिखिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अन्यथा सक्षम लोग केवल इसलिए असक्षम नहीं होते हैं क्योंकि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं। इनके हम कह सकते हैं ये इसलिए भी असक्षम होते हैं क्योंकि समाज जो होता है कुछ इस रीत से बना होता है कि इन लोगों को जो विशिष्ट स्थान होता है वो नहीं दिया जाता, समाज के द्वारा इनका घोर अपमान किया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए जो विशेष सुविधाएं होती है वो उनको प्रदान नहीं की जाती हैं, इसलिए भी असक्षम होते हैं क्योंकि समाज जो होता है कुछ इस नीति से बना होता है कि उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से भी वो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से बाधित समझे जाते हैं। ठीक है, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को अभी हाल ही में मान्यता मिली है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2016 का जो एक्ट था उसमें दिव्यांगों के बारे में बात की गई थी, उससे पहले भी कुछ एक्ट थे लेकिन इतने व्यापक स्तर पर बात नहीं की जाती थी। भारत में निर्योग्य, बाधित, असक्षम, अपंग, अंधा और जो बहरा जैसे कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब हम किसी का हम कह सकते हैं मजाक उड़ाना हो, ठीक है, किसी का अपमान करना होता है, तब हमें इन शब्दों की बौछार करनी पड़ती है उनके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं किस तरीके से समाज जो है इस रीत से बना है कि इन लोगों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एक नकारात्मक दृष्टि से देखता है। ऐसी सोच का जो मूल कारण है वो है सांस्कृतिक संकल्पना, जिसमें क्या होता है कि जो दोषपूर्ण शरीर होता है, यानी कि जो हम कहते हैं जिस शरीर में कमी होती है उसको दुर्भाग्य माना जाता है और ये इसकी किस्मत में डाल दिया जाता है कि इसका तो नसीब ही खराब है, इस वजह से इसका जो शरीर है वो ऐसा है, इसका तो नसीब खराब है इसलिए वजह से इसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात की जाती है। स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या क्या प्रयास किए गए थे, उनके बारे में बात करनी है। तो इसमें कुछ घोषणा की गई थी, जैसे सभी जो नागरिक है कानून के समक्ष समान है, एक समान है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम नागरिक हो। ठीक है, तो सभी को कानून के समक्ष समान माना गया है। सभी जितने भी व्यक्ति हैं भारत में उन सभी को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, यानी कि उनको मताधिकार प्राप्त है। उसके बाद में प्रतिनिधित्व करने, यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए, सार्वजनिक पद धारण करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए योग्य माना जाता है। किसी भी नागरिक को उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी जो रोजगार होगा उसमें निर्योग्य या फिर एलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, यानी कि अनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा, उसको निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्त्री पुरुष तुलना, जो कि एक बुक थी जो
ताराबाई जो शिंदे थी उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक में क्या दर्शाया जाता है उसके बारे में बात करनी है। तो स्त्री पुरुष जो तुलना थी वो ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी और इसका जो प्रकाशन था वो 1882 में हुआ था। ये एक निबंध आधारित पुस्तक है और ये जो पुस्तक है वो भारतीय नारीवाद का एक शुरुआती प्रतीक मानी जाती है। यानी कि जब इंडियन फेमिनिज्म को पढ़ा जाता है तो उसमें जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो स्त्री पुरुष तुलना, ये जो पुस्तक थी उससे मानी जाती है। इसमें ताराबाई ने पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो समाज में जो भेदभाव होते हैं उसके बारे में बात की गई है कि किस तरीके से समाज में महिलाओं के लिए अलग नियम है और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग नियम है, भले ही गलती दोनों एक जैसी करते हो। ठीक है, तो इसमें ये बात की गई थी कि जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें जो रीति रिवाज बने हुए हैं किस तरीके से जो पुरुष हैं उनका फेवर करती है, उनके पक्ष में बोलती है। ठीक है, और जो महिलाएं होती हैं उनको उन पर कठोर जो सामाजिक बंधन होते हैं उनको थोप दिया जाता है। इसमें बात की जाती है कि एक विधवा और एक बुधुर विधुर विधवा जिसका पति नहीं है और विधुर जिसकी कोई पत्नी नहीं है, ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई है, तो उनके बीच में भेदभाव को बताने का काम किया है इस पुस्तक के अंदर में। विधुर को आसानी से पुनर्विवाह करने की छूट मिल जाती है, वहीं पर जो विधवा होती है जब उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको कठोर नियमों में बांध दिया जाता है। ठीक है, और उनको कई तरह की जो पीड़ाएं होती है उसका सामना करना पड़ता है, जैसे कई सारे शोज वगैरह आते हैं उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। सुल्ताना ड्रीम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखने के पीछे लेखक की क्या मंशा थी, क्या उसका इंटेंशन था? तो सुल्ताना जो ड्रीम्स है वो जो रुकैया सखावत हुसैन थी उनके द्वारा लिखा गया था 1905 में। ठीक है, तो उसका जो प्रकाशन था वो उनके द्वारा किया गया और ये हमारी जो उनकी इमेजिनेशन पर आधारित एक लघु कथा है, एक छोटी सी कहानी है। अब उनकी जो मुख्य मंशा थी, बेसिकली इसमें बात की जाती है कि एक लड़की होती है सुल्ताना और वो सपने में जाती है और कुछ ऐसे काम करती है कि ऐसे समाज को देखती है जहाँ पर जो मुख्य समाज है, जो हम कह सकते हैं वास्तविक समाज है, उससे उल्टा देखती है, जहाँ पर जो पुरुष हैं वो घर के काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, घर को चलाते हैं, ठीक है, किचन वगैरह का सारा काम करते हैं। वहीं पर जो जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर जाकर काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई थी। महिलाओं को अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य को पहचानने के लिए प्रेरित करना इसकी एक मुख्य मंशा थी। समाज में जो लैंगिक समानता थी उसको स्थापित करने की बात इस पुस्तक के माध्यम से की जाती थी। और पितृसत्ता जो व्यवस्था थी समाज की उसकी सीमाओं को उजागर करना, यानी कि उनकी जो कमियां उनको उजागर करके जो महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में बात की जाए। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य मंशा थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो उपनिवेश काल के दौरान नारी संबंधित मुद्दे समाज सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार उठाए थे? जो समाज सुधारक थे उन्होंने किस प्रकार से इन चीज़ों को उठाया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का, ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया था और जो विधवा विवाह था उसका समर्थन किया था। ज्योतिबा फूले ने जाति और जो लैंगिक असमानता थी उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में जो भी कुरीतियाँ थी, ठीक है, जो गर्ल्स एजुकेशन की बात की थी वो इनके द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने नारी जो महिला शिक्षा थी उसकी बात की थी। रनाडे ने जो गोविंद महादेव रनाडे थे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात की थी। ये सब चीज़ें हम अपने चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना में लिखी थी, जिन्होंने जो समाज में अलग अलग जो तरीके होते हैं जहाँ पर पुरुषों को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की थी। बेगम रुकैया सुखावत हुसैन थी, उन्होंने सुल्ताना ड्रीम लिखी थी जिसमें लिंग को बराबर करने की बात की गई थी। ठीक है, जिसमें जितने भी लिंग होते हैं समाज में उन सभी को बराबर दर्जा देने की बात की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जहां पर भारतीय जो कांग्रेस थी उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था जहां पर सभी को बराबरी का हक देने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ से आपका जो चैप्टर होता है वो होता है खत्म और आपकी जो बुक 1 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गए हैं कवर। तो हम जल्दी मिलेंगे हमारी जो बुक 2 है उसमें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।